हेलो गाइस, वेलकम टू अचीवर कनेक्ट। आज हम पढ़ेंगे इस मैटर अराउंड अस प्योर। अभी तक हमने पढ़ा मैटर के बारे में। अब हमें देखना है कि क्या ये मैटर, जिस चीज़ को हम मैटर कहते हैं, क्या वो प्योर है या नहीं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ पार्टिकल होगा, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होगा, जिसको फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में, यानी वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा या सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है आपके मैटर की। जैसे ह्यूमन बॉडी में सेल्स होते हैं, वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ह्यूमन बॉडी की, उसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, यानी हम किसी फिजिकल प्रोसेस से उसे तोड़ के और छोटा नहीं कर सकते, उसे सब्सटेंस कहते हैं। मैटर को हमने दो तरह के सब्सटेंसेस में डिवाइड करा। पहला हमारा प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा ऑब्वियसली इम्प्योर सब्सटेंसेस, यानी मैटर एग्जिस्ट करता है इन टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, एक तो प्योर होगा और एक इम्प्योर। प्योर वाले में आपके आते हैं, कैटेगराइज करा गया है इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या, पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं दे ऑल आर इन प्योर फॉर्म, दे आर ऑल प्योर मैटर, यानी जितने मेटल्स हों, जितने नॉन मेटल्स हों और जितने मेटलॉइड्स, तीन ही तो चीज़ें होती हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो ये तीनों चीज़ें दे ऑल आर एग्जिस्टिंग इन प्योर फॉर्म, इन्हें हम प्योर मैटर कहेंगे। अब आती है बात कंपाउंड क्या होता है। जब ये मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये मेटलॉइड्स एलिमेंट्स एक दूसरे से, एक एलिमेंट मिलके दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना के जब एक कंपाउंड बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसको हम कहते हैं कंपाउंड्स। तो ये कंपाउंड जो होते हैं दे आर बेसिकली मिक्सचर बट दे आर इन द प्योर फॉर्म बिकॉज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट, वो जिनसे बने हैं वो खुद प्योर थे, इसलिए ये भी जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये प्योर होगा। अब बात करते हैं मिक्सचर्स की। मिक्सचर जो होते हैं दे आर अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल थिंग्स, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसमें डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं, उसमें गैस भी हो सकती है, उसमें जो है लिक्विड भी हो सकते हैं, मल्टीपल थिंग्स, वाटर वेपर्स हो सकते हैं। तो दैट काइंड ऑफ थिंग विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल थिंग्स, तो उसको हम इम्प्योर सब्सटेंस कहेंगे। प्योर सब्सटेंस इज़, इसकी डेफिनेशन हम ऐसे समझ सकते हैं, अ प्योर सब्सटेंस इज समथिंग दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, तो उसको हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल डायमंड कार्बन का सॉलिड फॉर्म है, जो हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन से बना होता है। या फिर सल्फ़र आपका एलिमेंट है, सल्फ़र, या टिन आपका एलिमेंट होता है। सॉल्ट आपका, सॉल्ट के सारे पार्टिकल्स एक जैसे होते हैं, उसमें ऐसा तो नहीं है कि सॉल्ट और शुगर मिली हुई हो सॉल्ट में, या फिर डस्ट पार्टिकल्स मिले हो, ऐसा नहीं होता। सॉल्ट इज़ इन द प्योर फॉर्म, उसके सारे पार्टिकल्स एक जैसे होते हैं और एक ही टाइप के होते हैं, तो सॉल्ट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द मिक्सचर। प्योर वाले में एलिमेंट्स तो सबको पता है भाई, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं, वही हमारे प्योर होंगे, और उन एलिमेंट्स से मिक्स करके जो बनेगा वो कंपाउंड होगा, तो इट इज़ ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस। अब बात करते हैं मिक्सचर्स की। मिक्सचर्स आपके हमने देखा मिक्सचर जो हैं वो आपके इम्प्योर सब्सटेंस कहलाए जाते हैं। तो मिक्सचर जो है इम्प्योर होगा, इसका मतलब यानी उसमें मल्टीपल थिंग्स मिली हुई हैं, एक चीज़ से बनानी है। उसके जो मिक्सचर्स हैं वो दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, उसके पार्टिकल्स का नेचर डिफरेंट है, ठीक है। तो मिक्सचर क्या डेफिनेशन हम दे सकते हैं, व्हेन वी कंबाइन डिफरेंट सब्सटेंसेस इनटू ईच अदर अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड। सिंपल लेमैन को भी हमें बताना हो भाई मिक्सचर क्या होता है, उसको भी पता होगा। मिक्सचर यानी कई सारी चीज़ें मिलके बनी है, यानी ए है, बी है, सी है, डी है, ये सब मिलके बनाया उसने एक मिक्सचर जिसका नाम है ABCD, राइट। इसके ए के पार्टिकल जो थे वो अलग थे। सपोज ए मेरा वाटर है, बी मेरा शुगर है, सी मेरा लेमन है और डी मेरा सॉल्ट है। इन सब को मिक्स करके जो बन के आया, दिस इज़ योर मिक्सचर ऑफ ABCD। तो इसमें हर एक के पार्टिकल्स, हर एक के एटम्स, मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है, इसके एटम्स अलग होंगे, इसके एटम्स का नेचर अलग होगा, इसके अलग होगा। ऑलराइट, तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गया मिक्सचर का। अब आप मुझे खुद बताइए इनमें से, ये जो आपके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इनमें से कौन सा मिक्सचर है, कौन सा प्योर सब्सटेंस है। वाटर मिक्सचर है, कॉपर मिक्सचर है, चॉकलेट केक, हाइड्रोजन
सॉइल, एयर, इनमें से कौन से मिक्सचर हैं वो निकालते हैं पहले. व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ समथिंग? कॉपर इज एन एलिमेंट, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस. चॉकलेट केक इज़ अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल थिंग्स, एग्स, मिल्क, वाटर, sugar. So definitely this is a mixture, an example of mixture. Hydrogen is again an element, it is a pure substance. Soil is a mixture, it has many other things. Air is also a mixture. Air में कितनी सारी different types of gases होती हैं, प्लस उसमें dust particles होते हैं, प्लस उसमें water vapors होते हैं. तो air is a mixture. Pure substances, water, कॉपर, हाइड्रोजन, ये सब आपके प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं. ऑब्वियसली एलिमेंट्स तो सारे प्योर ही होते हैं. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर. मिक्सचर्स भी कुछ टाइप्स में एग्जिस्ट करता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. और जो दो टाइप के मिक्सचर्स होते हैं हमने उन्हें क्लासीफाई करा एज हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस. हेट्रो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब एक जैसे, सेम, सिमिलर. तो हेट्रोजीनियस होगा मिक्सचर, तो यानी इसके जो कंपोनेंट्स होंगे, जिन चीज़ों से ये मिक्सचर बना है ABCD, उनका जो मिक्सिंग होगी, डिज़ोल्व जैसे हो रहे हैं, वो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो अच्छी होगी एक दूसरे में, एंड दे मिक्स हेट्रोजीनियस है. अगर उनके हेट्रोजीनियस की बात कर रहे हैं तो यानी उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से मिक्स नहीं हो पा रहे, दे आर नॉट एबल टू मिक्स, इंटरमिक्स विद ईच अदर. हालांकि होमोजीनियस में उनके पार्टिकल्स की मिक्सिंग जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी. इनके पार्टिकल्स की मिक्सिंग नॉन यूनिफॉर्म से मतलब वो एक दूसरे में मिसेबल नहीं है, एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं है, एक दूसरे से मिक्स नहीं कर पा रहे. हालांकि होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, दे अरेंज देमसेल्फ यूनिफॉर्मली, एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, और आप पहचान नहीं पाएंगे कि भाई ये शुगर डाली थी मैंने इस पानी में, नहीं यार पता ही नहीं चल रहा कि शुगर पड़ी थी इस पानी में या नहीं पड़ी. आपको सिंपल एक सोल्यूशन दिखेगा सिमिल, जिसमें आपको शुगर के पार्टिकल्स नहीं नज़र आएंगे. लेकिन यहीं अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा तो आपको शुगर, जो भी आप मिक्सिंग करेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो मिक्सिंग हो रही है दो चीज़ों की, उसमें आपको पार्टिकल्स और दोनों चीज़ें अलग अलग नज़र आएंगी. ए अलग आएगा, बी अलग नज़र आएगा. ए और बी की मिक्सिंग करी थी आपने, ए और ये बी टाइप पार्टिकल्स, तो ए और बी अलग अलग नज़र आएंगे. इसमें ए बी एक चीज़ नज़र आएगी, एक टाइप के नज़र आएंगे. ये सब ए बी होंगे, सब मिक्स हो गए, ये पूरा आपको एक जैसा नज़र आएगा. तो हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में मतलब डिफरेंस जो है वो समझ में आ गए हम लोगों को. अब हम थोड़ा उनकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं. तो होमोजीनियस की डेफिनेशन हम ऐसे बता सकते हैं कि वो मिक्सचर्स इन विच द कंपोनेंट मिक्स विद ईच अदर यूनिफॉर्मली. मैंने कहा ना, उनका अरेंजमेंट यूनिफॉर्म होगा, वो एक दूसरे में बहुत अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएंगे कि आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपने ए मिक्स करा था बी में, आपको ए दिखेगा ही नहीं बी में. उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे. फॉर एग्जांपल वन में ऐड, हमने शुगर ऐड करी लैमिनेट में, और उसमें अच्छा इसमें एक और चीज़ हमें याद रखनी होगी कि हमारे जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होंगे उसमें ये जो कंपोनेंट्स हैं, यानी ये दो चीज़ें हम मिक्स कर रहे हैं ना, बेसिकली मिक्सचर है तो मिक्स कर रहे हैं ए बी को, तो ए और बी का प्रोपोर्शन डिफरेंट हो सकता है. मैंने 3 मोल्स डाला, या समझ लीजिए 3 स्पून डाला ए इन 5 स्पून ऑफ वाटर. यहीं दूसरे इंसान ने क्या डाला, 2 स्पून्स ऑफ ए इंटू 5 स्पून्स ऑफ वाटर. तो यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन होगी वो डिफरेंट हो जाएगी. तो इनका हमने कहा, एक ए वाला जो एक्स सोल्यूशन बना था आपका, इसमें हमारे पास 3:5 का रेशियो था, और जो वाई सोल्यूशन बना आपका उसमें हमारे पास 2:5 का रेशियो है. तो रेशियो डिफरेंट हो सकता है कंपोनेंट्स का, बट हमारा जो सोल्यूशन होगा इट विल स्टिल बी अ सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर. नेचर तो सेम है, ये पानी और शक्कर का ही सोल्यूशन बनेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि पानी और नमक का बन जाए. तो नेचर सेम रहेगा, बस इनकी क्वांटिटी, यानी इनकी क्वांटिटी में चेंज होगा कि यहाँ पर कॉम्पोजिशन ज़्यादा है, यहाँ पर शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा है, यहाँ पर कम है. ओके, तो जैसे वन में ऐड 2 स्पून ऑफ शुगर इन लैमिनेट वाइल समवन एल्स में ऐड ओनली 1 स्पून ऑफ शुगर इन देयर लैमिनेट. तो ऐसे कॉम्पोजिशन का रेशियो डिफरेंट हो सकता है, बट द मिक्सचर वुड बी स्टिल होमोजीनियस. हम दोनों को होमोजीनियस ही कहेंगे, क्योंकि आफ्टर मिक्सिंग द शुगर यू कैन नॉट फाइंड आउट शुगर गई कहाँ, डिजोल्व होने के बाद गायब हो जाती है शुगर, है ना. यू कैन नॉट सेपरेट दैट शुगर फ्रॉम लैमिनेट, इट इज़ डिजोल्व कम्प्लीटली यूनिफॉर्मली. होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल्स हुए आपके रेन वाटर में, विनेगर,
या अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर, ये भी होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। जब एक बार आप पानी और अल्कोहल मिला देंगे तो यू कैन नॉट सेपरेट दीज टू थिंग्स। तो बेसिकली मेन पॉइंट है कि आप ए को बी में जब मिक्स करें तो आप बी को सेपरेट नहीं कर पाएंगे ए से आफ्टर डिज़ोल्विंग और मिक्सिंग, क्योंकि वो ए के साथ बी जो है बहुत यूनिफॉर्मली डिज़ोल्व हो गया है। दूसरी बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर्स होते हैं जिसमें कंपोनेंट्स डू नॉट कम्प्लीटली डिज़ोल्व। ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट है, तो इसमें यूनिफॉर्मली अरेंज नहीं होंगे, कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं करेंगे एक दूसरे में पार्टिकल्स दोनों टाइप के। तो वी कैन सेपरेट देम बाय सम फिजिकल मीन्स। अब जब मैंने अगर ऑयल में वाटर मिक्स करा तो ऑयल और वाटर एक दूसरे के साथ डिज़ोल्व नहीं हो पाते। तो जब वो डिज़ोल्व नहीं हो पाते तो देयर मस्ट बी सम वे थ्रू विच आई कैन सेपरेट ऑयल एंड वाटर इवन आफ्टर मिक्सिंग दैम। ऑयल के पार्टिकल जो होंगे उनका नेचर जो भी होगा वो वाटर के पार्टिकल के साथ मिक्स कम्प्लीटली यूनिफॉर्मली डिज़ोल्व नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें वो अलग अलग एग्जिस्ट करेंगे। तेल ऊपर ऊपर रहेगा, पानी नीचे नीचे रहेगा। तो हम कुछ ना कुछ फिजिकल प्रोसेस यूज़ करके दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स द कॉम्पोजिशन ऑफ सच मिक्सचर्स इज़ नॉट यूनिफॉर्म। जैसे हमने बताया इसमें यूनिफॉर्म होगा, इसमें नॉन यूनिफॉर्म होगा। इसमें फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें सेपरेट कर सकते हैं। For example, if you mix sand in water and the sand settles down in water after some time, then we can separate it by filtration. अगर सपोज़ मैंने मिट्टी डिज़ोल्व करी पानी में, या सैंड जो होती है, बालू जो होती है, उसे हमने डिज़ोल्व करी पानी में, और थोड़ी देर बाद हमने आके देखा तो उस बालू जो है नीचे एकदम सेटल डाउन हो जाती है। जब वो सेटल डाउन हो जाती है, ऊपर वाला पानी जो होता है क्लियर हो जाता है, उसको हम फिल्टर कर सकते हैं। जो प्रोसेस हमने बचपन में पढ़ा है सेडिमेंटेशन, उस प्रोसेस को यूज़ करके हम फिल्टरेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस आए थे। अब होमोजीनियस की भी टाइप होती है। होमोजीनियस की टाइप है सॉल्यूशंस, हेट्रोजीनियस की टाइप्स है सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन हुए, होमोजीनियस में जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन आते हैं जो कॉमन जिन्हें हम कहते हैं होमोजीनियस होंगे, वो सॉल्यूशंस होते हैं। हेट्रोजीनियस जो होते हैं वो होते हैं सस्पेंशन वाले सॉल्यूशन या कोलाइडल। उन्हें दो नाम दिए गए, एक तो सस्पेंशन होगा और कोलाइडल। और ये जो कैटेगरीज दी गई हैं, यानी ये डिफ्रेंसिएशन जो करा गया है, इट इज़ इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। यानी सबसे पहले सॉल्यूशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल, फिर आएगा कोलाइड्स, कोलाइड्स के पार्टिकल उससे बड़े होते हैं, फिर आता है आपका सस्पेंशन। ठीक है, तो यहाँ से साइज़ बढ़ता जा रहा है, यहाँ से आपका सबसे ज़्यादा छोटा साइज़ सॉल्यूशन का होगा और साइज़ बढ़ता जाएगा। कूल, समझ आया कि होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो सॉल्यूशंस होते हैं हमारे, जो हमें सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास डे टू डे लाइफ में, दे आर होमोजीनियस इन नेचर। लेकिन सस्पेंशंस और कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं, दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। बात करते हैं डिफरेंस की। अगर ये आपके क्वेश्चन आया बोर्ड में तो यू विल हैव टू राइट इट डाउन, और ये काफ़ी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है इन बोर्ड्स। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का डिफरेंस, दे हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, हमें पता था, दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ये भी पढ़ लिया हमने। वी कैन नॉट सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर थ्रू फिजिकल प्रोसेस, लेकिन हेट्रोजीनियस के पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं थ्रू सम फिजिकल प्रोसेस। कॉम्पोनेंट्स कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आई। जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, अब शुगर हमने पानी में मिला दी, एक बार डिजोल्व हो गई, उसके बाद हम शुगर के पार्टिकल्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते। अब वो बन गया सॉल्यूशन बन गया पानी और शुगर का, तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, अगर आपके पास सस्पेंशन है किसी चीज़ का, या आपके पास कोलाइड है, कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है कोई, तो इसके पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं। द मिक्सचर इज इन सिंगल फेज थ्रू आउट। होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है, इट इज़ इन अ सिंगल फेज थ्रू आउट, वो एक ही फेज में रहता है। लेकिन अगर जैसे शुगर और वाटर के एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं, तो वो आपका लिक्विड
फेज़ में ही रहेगा और एक ही फेज़ एक ही साथ मिलजुल के वो रहेंगे, वो अलग अलग नहीं रहेंगे। हालांकि अगर ऑयल और वाटर मिक्स करें तो ऑयल की लेयर अलग रहेगी, वाटर की लेयर अलग रहेगी, ऑयल ऊपर रहेगा, वाटर नीचे रहेगा। तो हमने कहा इनके फेजेस दूसरे हो जाते हैं। और इस चीज़ का फ़ायदा उठा के ये जो इनके बीच में लड़ाई चल रही है ना, ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं बाहर वाले और इन दोनों को अलग कर लेते हैं थ्रू सम फिजिकल मीन्स। ओके, अब बात करते हैं व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? हमने पढ़ा सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है। तो सॉल्यूशन हमें पता है कि यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगी कि दोनों पार्टिकल्स, सॉल्यूशन बनता ही मिक्सचर है तो ऑब्वियसली मिक्सिंग हुई है दो पार्टिकल्स की, लेकिन क्योंकि होमोजीनियस है तो यानी यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगी, यानी एक दूसरे में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएंगे वो दोनों चीज़ें, दोनों कंपोनेंट्स। ठीक, तो सॉल्यूशंस हम उन मिक्सचर्स को कहते हैं, उन मिक्सचर्स को कहते हैं जिसमें दोनों पार्टिकल्स, दोनों टाइप के पार्टिकल्स ए और बी होमोजीनियसली डिज़ोल्व हों। होमोजीनियसली यानी यूनिफॉर्मली डिज़ोल्व हों और उसके बाद हमें ए और बी मिलेंगे, हमें ए बी अलग अलग नहीं मिलेगा। शुगर और वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग अलग नहीं देखेंगे, अब हमें एक चीज़ दिखेगी, ए और बी दोनों का एक मॉलिक्यूल दिखेगा। सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे लिक्विड में लिक्विड ऐड करा यानी वाटर में इंक ऐड करा या वाटर में मिल्क ऐड कर दिया तो इट इज़ अ लिक्विड सॉल्यूशन। अब जब हम पानी मिल्क में ऐड करते हैं तो क्या आपको मिल्क और पानी अलग अलग नज़र आता है? नहीं, तो यानी दे एग्जिस्ट इन सिंगल फेज, दोनों एक ही फेज में एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड और सॉलिड का एक बहुत ही सॉलिड एग्जांपल है एलॉयज़। एलॉयज़ जो होते हैं दे आर अ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, टू मेटल्स और टू नॉन और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, दे कंबाइन टू फॉर्म एलॉयज़। अब बात करते हैं गैस इनटू गैस। गैस इनटू गैस का बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका एयर। एयर में तरह तरह की गैसेस मिक्स रहती हैं और सारी गैसेस एक ही सिंगल फेज में रहती हैं, यानी सब गैसेस फॉर्म में रह रही हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सबके पार्टिकल्स का नेचर अलग होगा लेकिन वो मिलजुल के एक जगह पे ही रह रही हैं, एक साथ, सब एक साथ रह रही हैं और उस एक साथ वाली चीज़ को हम कहते हैं एयर। सॉलिड इनटू लिक्विड, यानी मैंने शुगर ऐड करी वाटर में, जिसका अभी तक हम सारे एग्जांपल्स में वही एग्जांपल लेते आ रहे थे कि मैंने शुगर ऐड करी वाटर में और उसके बाद हमने बना दिया एक सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। अब आपको शुगर एंड वाटर अलग अलग नहीं देखेंगे, सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा दोनों का। सॉलिड इनटू गैस, सॉलिड में हमने गैस डाल दी, हाइड्रोजन हमने ऐड करा मेटल में, तो हमारे पास एक सॉलिड निकल के आता है। तो दैट सॉलिड इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। हाइड्रोजन अपने आप को कम्प्लीटली डिज़ोल्व कर लेती है इस मेटल में। डिज़ोल्व यानी इस मेटल के अंदर जो भी स्पेसेस होंगी उसमें यूनिफॉर्मली अरेंज हो जाएगी जाके। लिक्विड इनटू गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दो ऐसी गैसेज हैं जो अपने आप वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं, तभी तो एक्वाटिक एनिमल्स जो हैं, एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स, वो ऑक्सीजन किससे लेते हैं? थ्रू द ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है एंड इट स्टेज कम्प्लीटली डिज़ोल्व। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन जो है वो पानी से अलग कहीं रहती हो और एक कोने में रहती हो, बाकी पूरे एरिया में पानी है, ये पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाता है पानी में। ऑल्दो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में, बट स्टिल इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर टू द एक्सटेंट कि वो एक्वेटिक एनिमल्स यूज़ कर सकें। अब बात करते हैं सॉल्यूशन बना किस चीज़ से होता है। सॉल्यूशन में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका सॉल्वेंट जो आपका बड़ा वाला पार्ट होगा और एक होता है सॉल्यूट जो छोटा वाला पार्ट होगा। यानी ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, तो ये इसको अपने घर में रख सकता है, इसके पास ये अपने घर में नहीं रख सकता, ये रख सकता है अपने घर में, क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है ये वाली चीज़। तो इसके पास ज़्यादा जगह है, इट इज़ द मीडियम ऑफ जिसमें हम डिज़ोल्व करेंगे। तो इसमें हम डिज़ोल्व करते हैं और जब डिज़ोल्व कर लेते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। आप देख रहे हैं कलर चेंज हो गया, अब आप इसमें से ये निकाल नहीं सकते। इट इज़ नाउ वन सोल्यूशन। अब बात करते हैं व्हाट इज़ एलॉय। हमने कहा ना एलॉय इज़ ऑल्सो अ सोल्यूशन, इट इज़ ऑल्सो अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड। तो इसके एग्जाम्पल हैं हमारे पास ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ब्रास जो बनता है कॉपर को हम जब 50% जिंक के साथ मिक्स करते हैं
तो मेटल मिक्स कर रहे हैं किससे, मेटल से। यहाँ पर भी कॉपर में मेटल मिक्स कर रहे हैं मेटल से, तो हमारे पास एक नया सॉल्यूशन मिल के आता है जिसे सॉलिडिफाई करने पर हमें ये नए कंपाउंड्स मिलते हैं। दीज कंपाउंड्स आर ब्रास एंड ब्रॉन्ज, और इनको हम कहते हैं एलॉयज। एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स इन सम डिफिनाइट प्रोपोर्शन। ओके, लेट्स मूव ऑन। और अक्सर मेटल्स और नॉन मेटल्स भी मिलके दे फॉर्म एलॉयज। स्टील इज ऑल्सो एन एलॉय। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज। इस सोल्यूशन जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ तो सबको अभी तक याद हो गई होगी कि भाई वो होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर है यानी यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होगा एक दूसरे में, ठीक है। दूसरी चीज़, हम उनके पार्टिकल्स को थ्रू नेकेड आई नहीं देख सकते। उनके पार्टिकल्स का साइज हो जाता है 1 नैनोमीटर डायमीटर में। तीसरी चीज़, जब पार्टिकल का साइज इतना छोटा है, इतना छोटा कि वो हमें नहीं दिख रहा, तो आने वाली लाइट भी को वो पार्टिकल जो हैं वो सरफेस नहीं दे पाएंगे कि वो स्ट्राइक करे और रिफ्लेक्ट हो या स्प्रेड हो। तो इसलिए क्या होता है कि लाइट जो है रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, स्प्रेड नहीं हो पाती, स्कैटर नहीं कर पाती। लाइट को क्या चाहिए होता है, एक सरफेस चाहिए होता है। हमें जो लाइट नज़र आती है वो इसलिए नज़र आती है क्योंकि देयर आर सर्टेन सॉलिड थिंग्स इन योर रूम थ्रू ऑन विच जो लाइट निकल रही है बल्ब से वो स्ट्राइक करती है एंड योर आइज कैप्चर इट। तो जब आपकी आइज कैप्चर करती हैं उसको, तब यू गेट टू सी थिंग्स। अगर किसी चीज़ पे रोशनी, टॉर्च से हम अगर मोबाइल से हम टॉर्च जला के अगर दीवार पे डालें तो हमें दीवार क्यों नज़र आती है, क्योंकि दैट लाइट इज़ इंसिडेंट एंड दैट लाइट कम्स बैक टू आवर आइज, इसलिए हमें वो चीज़ नज़र आती है। लेकिन जब यहाँ पर पार्टिकल्स का साइज़ इतना छोटा होगा कि वो उसे कोई सरफेस, आने वाली लाइट को सरफेस ना दे पाए, सरफेस नहीं मिलेगा तो स्ट्राइक किससे करेगी, स्ट्राइक नहीं कर पाएगी तो वो हमें वापस नज़र नहीं आएगी। इसलिए द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल थ्रू अ सोल्यूशन, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं टू स्कैटर द लाइट। तीसरी चीज़, वी कैन नॉट सेपरेट दीज पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूशन बाय मेथड्स ऑफ फिल्टरेशन और एनी अदर मेथड। और प्लस वो सोल्यूशन जो होता है दे आर स्टेबल। स्टेबल से क्या मतलब है, स्टेबल से मतलब ये है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो अगर हम अनडिस्टर्ब रख दें तो इट वोंट सेटल डाउन, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। कभी देखा है कि शुगर और पानी, लेमनेड बनाया आपने और थोड़ी देर बाद रख कर देखा तो शुगर और लेमन नीचे बैठ गए, ऐसा नहीं होता ना। इट्स नॉट दैट। एक बार अगर आपने कम्प्लीटली डिज़ोल्व कर दिया शुगर और लेमन को उसमें, तो वो आपको सेपरेट नहीं मिल पाएंगे बाद में, चाहे आप कितनी देर रखें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। हालांकि यहीं अगर आप सैंड को रखें पानी में और 5-6 मिनट भी छोड़ देंगे तो सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाती है ग्लास में और पानी ऊपर आ जाता है और आप उसे सेपरेट कर सकते हैं। तो स्टेबल सोल्यूशन वो होता है इनमें हुज पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन इफ़ वी लीव द सोल्यूशन अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ द स्टेबल सोल्यूशन आर कम्प्लीटली होमोजीनियसली स्प्रेड। ये मतलब हुआ स्टेबल सोल्यूशन का। अब बात करते हैं आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन देयर आर 2, बेसिकली हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर कॉन्सेंट्रेशन के। एक तो हो गया डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट का ऑपोजिट हो गया कॉन्सेंट्रेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। डाइल्यूट सोल्यूशन वो सोल्यूशन होंगे जिसमें आपके पास सॉल्यूट यानी जो चीज़ आप मिक्स करने वाले हैं उसकी क्वांटिटी कम है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। आपने एक गिलास पानी में मैंने 2 चम्मच शुगर डाली और दूसरा 1 गिलास पानी था उसमें मैंने 5 चम्मच शुगर डाली, तो ये डाइल्यूट होगा, ये डाइल्यूट होगा। ऑब्वियसली ये डाइल्यूट होगा, इसमें कॉन्सेंट्रेशन कम है। और ये वाला क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड। जैसे हम कहते हैं ना डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, तो कॉन्सेंट्रेटेड वाला ज़्यादा ख़तरनाक होता है क्योंकि उसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, एसिड ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, तो इसलिए वो ख़तरनाक है हमारे लिए। डाइल्यूट जो होते हैं वो थोड़े लेस हार्मफुल होते हैं क्योंकि उनमें क्वांटिटी एसिड की कम हो जाती है, हम उसमें पानी ज़्यादा मिला देते हैं। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड की बात करते हैं। अब सैचुरेटेड वो सॉल्यूशन कहलाएंगे, सपोज़ मैंने ग्लास में शुगर डालना शुरू करी, 1 चम्मच डाला,
फिर डिज़ोल्व कर दिया, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया। फिर मैंने 1 चम्मच और डाल दिया, अब हमारे पास 1 चम्मच और बढ़ गया इसमें। फिर कम्प्लीटली डिज़ोल्व करा मैंने इसे, फिर डिज़ोल्व हो गया कम्प्लीटली, गायब हो गई शुगर। फिर मैंने 1 चम्मच और डाल दिया, 1 चम्मच और डाल दिया, फिर डिज़ोल्व करा, स्टिर करा, डिज़ोल्व हो गई कम्प्लीटली, गायब हो गई शुगर। फिर मैंने जब तीसरा 4th स्पून डाला शुगर का भर के, तो मैंने बहुत देर तक डिज़ोल्व करने की, स्टिर करने की कोशिश करी, लेकिन देयर वर स्टिल सम पार्टिकल्स ऑफ शुगर लेफ्ट ऑन द बॉटम, यानी वो फर्दर शुगर डिज़ोल्व नहीं हो पा रही थी उसमें। क्यों? इसलिए क्योंकि हमें पता है वाटर मिक्सिंग कैसे होती है। जब हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह होती है तभी तो इट अलाउज मिक्सिंग, तभी तो वो दूसरे टाइप के पार्टिकल्स को यहाँ पर ला के अकोमोडेट करता है, अपने बीच में रखता है। जब ये सारी स्पेसेस फिल हो जाएंगी तो ऑब्वियसली वो फर्दर और उसे डिज़ोल्व नहीं, और सॉल्यूट को डिज़ोल्व नहीं कर पाएगा, आने वाले इंसान को और जगह नहीं मिलेगी। यहाँ जब सारे रूम्स भर गए, जितनी भी रूम्स है सब भर गए, तो आने वाले इंसान नहीं अंदर जा पाएगा, उसे वापस बाहर ही रहना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस होती हैं, दे अलाउ, दैट इज़ वाई दे अलाउ मिक्सिंग एंड दे अलाउ मेकिंग ऑफ सॉल्यूशन। तो जब ये सारी जगहें भर जाती हैं तो फर्दर आप सॉल्यूट डालते रहिए, लेकिन वो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो तब हम कहते हैं कि भैया ये सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया है, अब इसे रहने दो, अब इसे टच मत करो, ये सैचुरेट हो गया, इसने जितना काम करना था कर चुका, इसकी कैपेसिटी इतनी ही है। तो ऐसे ही हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड सिंस इट हैज़ ऑलरेडी डिजॉल्व द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इट कैन डिजॉल्व एंड दस इट इज़ कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी की ऑपोजिट डेफिनेशन ये हो जाएगी, सॉल्यूशन इन विच वी कैन ऐड मोर amount of solute as it has not achieved its saturation level, यानी अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो होगा जिसमें अभी तक हमने ये यहाँ तक वाली स्टेज जो हो गई, दिस इज़ योर अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि इसमें हम ऐड करते जा रहे थे और चीज़ें डिज़ोल्व होती जा रही थी। फिर एक पॉइंट आया जब वो फर्दर डिज़ोल्व नहीं हुई, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे ये अब सैचुरेट हो गए सोल्यूशन, और यहाँ तक था वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो हम ये भी कह सकते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन जो होंगे वो आपके ज़रूर से अनसैचुरेटेड होंगे, क्योंकि डाइल्यूट में उनका कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का कम होता है, तो ऑब्वियसली हम फर्दर ऐड कर सकते हैं उसमें। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड अगर सोल्यूशन है तो हो सकता है उसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन इतना मैक्सिमम हो चुका हो कि हम फर्दर ऐड नहीं कर सकते। तो हम जो डाइल्यूट सोल्यूशंस होंगे उनको हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, अब आगे ये एक एग्जाम्पल है, इससे पढ़ के हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड डाइल्यूट। इफ़ यू मिक्स 1 gram of salt in 500 ml of water, the salt solution thus obtained will be diluted. लेकिन if we keep on adding the solute in a solution, there comes, यानी हम अभी salt और add करते जा रहे हैं, there comes a point where no more solute can be dissolved in the solution, and that point is called saturation point of a solution. ये याद रखिएगा, what is the saturation point? The point at which no further solute can be added in the solution is called saturation point of the solution. देखिए कलर चेंज हो गया, डाइल्यूट था कॉपर सल्फेट, यहाँ पर लाइट कलर, कॉन्सेंट्रेटेड और ऐड कर दिया हमने कॉपर सल्फेट, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हो गया, कलर चेंज होता जा रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है अमाउंट। फिर यहाँ पर हमने और ऐड करने पर अब फर्दर वो ऐड नहीं, डिजॉल्व नहीं हो रहा, एक इस लिमिट पे आके रुक गया। तो अब हम इस सोल्यूशन को कहेंगे कि ये हो गया सैचुरेट सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब बात करते हैं ये हम कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कैसे कर सकें, हम कैसे डिसाइड कर सकें ये कॉन्सेंट्रेटेड है और ये इट्स नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, इट्स डाइल्यूट, या ये हम कैसे डिसाइड करें कि ए वाला जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन बी वाले से ज़्यादा है, हालांकि शुगर के ही होंगे, ये भी शुगर का होगा, ये भी 50 ग्राम शुगर है और ये 100 ग्राम शुगर है। ठीक, और इसमें मैंने किसी मीडियम में मिक्स करी है मैंने, ये कोई भी मीडियम ले सकते हैं, हमेशा वाटर ही नहीं और भी मीडियम्स हो सकते हैं जिसमें हम डिज़ोल्व करें। बस याद ही रखना है कि सॉल्यूट इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट एंड सॉल्वेंट इज़ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। तो कॉन्सेंट्रेशन रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस पर डिफाइंड स्पेस और इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन टू ईदर सॉल्वेंट और अ टोटल सॉल्यूशन। तो कुछ तरीके साइंटिस्ट ने बताए हैं कि आप इन सॉल्यूशंस का
हमें सॉल्यूशंस में कॉन्सेंट्रेशन कैसे मेजर करें। पहला तरीका सबसे इजी होता है परसेंट बाय मास। परसेंट बाय मास का मतलब है आप दोनों चीज़ों के मास को जैसे परसेंटेज निकालते हैं ना कि बड़ी छोटी चीज़ ऊपर रखी, बड़ी चीज़ नीचे रखी, ऐसे ही हमने क्या करा, हमें परसेंट निकालनी है। कॉन्सेंट्रेशन किसका निकालते हैं, ऑब्वियसली सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन पता करना होता है। तो सॉल्यूट जो हमारा टारगेट है उसको ऊपर रखेंगे। किस चीज़ में कॉन्सेंट्रेशन निकालना है सॉल्यूट का, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन में कितना कॉन्सेंट्रेशन, तो सॉल्यूशन नीचे रखेंगे और सिंपली उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज निकल आएगी सॉल्यूट की इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, याद रखना मास परसेंट की बात करें तो हम दोनों चीज़ों का मास ले रहे हैं, इसका भी इसका भी। और अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ये क्वेश्चंस करने से हमें ये फॉर्मूले और अच्छे से याद हो जाएंगे। सिमिलरली परसेंट बाय वॉल्यूम, सिंपली क्या करना है, या मास की जगह वॉल्यूम रख देनी है और परसेंटेज निकल आएगी 100 से मल्टीप्लाई करके। दोनों में क्या करना होता है, ऊपर सॉल्यूट रखना होगा, नीचे टोटल सोल्यूशन। सॉल्वेंट नहीं रखेंगे, टोटल सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि हम सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं किसमें, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में, नॉट इन सॉल्वेंट। मोलारिटी क्या होती है, मोलारिटी जो है वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप लोग को याद करना है अपने इस चैप्टर में, और ये आगे बहुत काम आएगा। मोलारिटी में क्या करते हैं, हम कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं सॉल्यूट का इन सॉल्यूशन, बट हियर वी कैलकुलेट मोल्स। मोल्स को कैलकुलेट करते हैं विद द डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। किसकी वॉल्यूम, ऑब्वियसली हम सॉल्यूशन की ही लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नीचे हमने सॉल्यूशन ही रखा है, लेकिन ये वॉल्यूम हमेशा लीटर्स में होनी चाहिए, ml में नहीं। यानी अगर मुझे दे रखा है 100 ml वाटर में हमने डिज़ोल्व करा तो मैं मास मोल्स अपॉन 1 हो जाएगा, बिकॉज 100 ml इज इक्वल्स टू 1 लीटर, तो 1 हो गई मेरी वॉल्यूम। और मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स का फॉर्मूला किसी को पता है, शायद पढ़ा हो 9th क्लास में आप लोगों ने, अगर याद हो तो, मतलब पढ़ा तो था, याद हो अगर तो। मोल्स का फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ, एक तो ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोज नंबर। एवोगाड्रोज नंबर एक कांस्टेंट होता है, ठीक। दूसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी इसे हम स्मॉल एन से नहीं, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन, ठीक है। स्मॉल एन नंबर ऑफ, इसमें दूसरा तरीका होता है मास ऑफ सॉल्यूट, जो भी आपने कंपाउंड लिया, अपॉन मोलर मास। मोलर मास तो सबको याद होंगे, टेबल से याद करने पड़ेंगे वो सब चीज़ों के मोलर मास। जैसे सपोज सोडियम का मोलर मास होता है 23, तो मेरे पास मैंने लिया है कितने, 20 ग्राम्स ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय 23 ग्राम्स, और यहाँ पर AU होती है मोल्स की, नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट हमारे पास ये आ जाएगी, ग्राम यूनिट, ठीक। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, और उस नंबर ऑफ मोल्स को एक बार कैलकुलेट कर लिया तो वो हम यहाँ पर रख लेते हैं इस फॉर्मूले में, और नीचे हम रख देते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास आ जाता है आपकी मोलारिटी आएगी, ओके, मोलारिटी। दूसरी चीज़ है आपकी, मोलारिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, नॉट स्मॉल m, ठीक है। नॉर्मेलिटी आती है, दूसरा तरीका होता है नॉर्मेलिटी से हम उसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। नॉर्मेलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी इज योर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मुझे ये बताओ कोई, और नीचे हम डिवाइड करेंगे किससे, वॉल्यूम से ही डिवाइड करेंगे, किसकी, सॉल्यूशन की। देखो दोनों में चीज़ें सेम थी, यहाँ पर लीटर्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सब में सॉल्यूशन ले रहे हैं, सब में डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन, यानी हम इसके रिस्पेक्ट में इसका कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं, बेसिकली ये मतलब है। बस मोलारिटी में मोल्स चेक करते हैं, मोल्स जो आ जाता है वहाँ पर आता है मास अपॉन मोलर मास, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट में हम क्या करते हैं, ग्राम
यानी आपका जो मास होगा, जो यहाँ पर मास था वही मास यहाँ डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट जो है आपको या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा या आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपाउंड होगा उसमें इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। डिवाइडेड इनटू आपका 1000, क्योंकि हम वॉल्यूम हमने लीटर में लेनी है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जो भी उसकी सॉल्यूशन की वॉल्यूम होगी। तो ये आपका नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन फॉर्मूला हो गया। और मोलारिटी का आपका फॉर्मूला था मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, और ये था लीटर में। क्लियर? ये आपके दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आ गए, याद रखना इनको। दूसरा तरीका होता है पार्ट्स पर मिलियन, जो कॉमनली एयर के पार्टिकल्स को हमने अक्सर न्यूज़ में देखा होगा। किस कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन एयर में इस वक्त इतने 2.5 पार्ट्स पर मिलियन चल रहा है, या इतना परमिटेड अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का एयर में या डस्ट पार्टिकल्स का एयर में। तो अब पार्ट्स पर मिलियन निकालते कैसे हैं? पार्ट्स पर मिलियन में हमें मास सॉल्यूट का रखना पड़ेगा, जो यहाँ पर करा था, और नीचे रखेंगे हम मास ऑफ सॉल्यूशन, जो हमने यहाँ पर रखा था। बस इसमें हमें 100 की जगह 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करने होंगे, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन, एवरी मिलियन में कितने पार्ट्स हैं इसके, इस पर्टिकुलर चीज़ के जिसका हम कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। दूसरी बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं बाय एक्स। अगर मोल फ्रैक्शन आपको सॉल्यूट का निकालना हो, सॉल्यूट यानी छोटी वाली चीज़, उसको हम ए से डिनोट करते हैं। छोटी वाली चीज़ मतलब जिसको हम, जो स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट है और जिसको हम मिक्स करते हैं सॉल्वेंट में, तो उसका अगर आपका मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो एक्स ए इज इक्वल्स टू एन, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ योर सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकालना बताया था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास उसका, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब सॉल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। सॉल्वेंट के मोल्स भी हम ऐसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास। यह आपका हो गया मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्यूट का। अब अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना हो सॉल्वेंट का, तो उसको हम डिनोट करते हैं बी से। हमेशा आपका ए जो होता है, ए इज़ योर सॉल्यूट। केमिस्ट्री में हमेशा याद रखना, जहाँ ए होगा वो सॉल्यूट होगा, बी जो होगा वो सॉल्वेंट होगा, ये कभी चेंज नहीं हो रहा। तो एक्स बी अगर निकालना है तो हमें ऑब्वियसली ऊपर रखेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और नीचे रखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? तो ये आपका आ गया किसका? मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का। एक्स बी है ना, तो सॉल्वेंट आ गया। अब जब एक्स ए सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके बनाते हैं क्या चीज़, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलके बनाते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी मिलके बनाएंगे 1 शुड बी इक्वल टू 1। ये ज़रूर याद रखना। अगर मुझे एक्स ए की वैल्यू दे दी गई है 0.6 है, तो मैं एक्स बी निकाल सकती हूँ। एक्स बी मोल फ्रैक्शन हो जाएगा मेरा 0.4। ये रिलेशनशिप याद रखना। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में। मोलारिटी अगर निकालनी हो, अगर मोलारिटी और नॉर्मेलिटी दे रखी हो, आपको कैलकुलेट करनी हो, वो अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, वैसे उसमें भी दिख जाएगा, मैं फिर भी यहाँ बता देती हूँ कि मोलारिटी इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ योर, ये अभी नहीं बताते, अभी हम इसको आगे क्वेश्चन करेंगे ना, तब ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, वरना ये याद नहीं रह पाएगा आप लोग को। अभी ये इतने सारे रिलेशंस एक साथ हो गए अगर, तो ये बहुत मिक्सअप हो जाएगा। अभी इतने हम जो बेसिक हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है वो याद रखते हैं। रिलेशनशिप्स हम आगे डिस्कस करेंगे इन सब की। अभी ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो बेसिक याद रखने हैं, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट के लिए और एक जो मैं अभी रिलेशन बताने वाली थी मोलारिटी और नॉर्मेलिटी के बीच का, वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। वो एक शॉर्टकट या एक ट्रिक है, उसको याद करना आपके एग्ज़ाम्स में काम आएगी। अब बात करते हैं व्हाट इज़ सस्पेंशन। सस्पेंशन हमने कहा, मैंने बताया था सॉल्यूट, जो आपके सॉल्यूट होता है उसका साइज़ डिफ़र करेगा, उसके बेसिस पे हमने सारे
सारे सॉल्यूशंस को, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस सॉल्यूशंस को हमने कैटेगराइज करा था। उसमें हमारा रिलेशन क्या था कि सबसे ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के, फिर उसके बाद होते हैं कोलाइड के, उसके बाद होते हैं सस्पेंशन के। तो सबसे ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स किसके होंगे? सस्पेंशन के, और सबसे छोटे सॉल्यूशन के। हम सॉल्यूशन के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं सस्पेंशन, यानी अब हम यहाँ पर आ गए, दीज आर हेट्रोजीनियस। यहाँ तक हमने बात करी थी होमोजीनियस की, ये दोनों हो गए हेट्रोजीनियस। सो सस्पेंशन इज अ मिक्सचर, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 or more substances that are mixed in non-uniform manner। इससे पता चल गया ये हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो सस्पेंशंस कहलाते हैं। उनमें 2 तरह के होते हैं हेट्रोजीनियस, सस्पेंशन और कोलाइड्स। ये तो पढ़ा ही है, तो उसमें से एक हम पढ़ रहे हैं सस्पेंशन। तो जिस मिक्सचर में सॉल्यूट मिक्स ना करे कम्प्लीटली विद द सॉल्वेंट एंड कैन बी व्यूड थ्रू नेकेड आई, हम उसे बाहर से देख भी सकते हैं। यानी उसके पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि मैंने इवन आफ्टर मैंने उसे पानी में डाल दिया, लेकिन मैं उसको देख सकती हूँ अपनी आंखों से। क्या रही, ये तो इसमें ऐसे ही है, एज इट इज़ रखा हुआ। जैसे ये आपको दिख रहे हैं पार्टिकल्स, सॉल्यूशन में आपको कुछ नहीं दिखेगा। एक बार शुगर डिज़ोल्व करती है तो आपको शुगर कहाँ गई नहीं पता, लेकिन सस्पेंशन में डिज़ोल्व करने के बाद भी यू कैन एक्चुअली सी द पार्टिकल्स, ऑफ द सॉल्यूट। ये आपने सॉल्यूट ही तो मिक्स करा होगा इसमें, तो ये सॉल्यूट हमें ऐसे दिखाई देता है। प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी सस्पेंशन की? या सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ऑब्वियसली पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, वी कैन सी देम थ्रू आवर नेकेड आई, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन थ्रू नेकेड आई। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है, डिफ्रेंसिएशन बिटवीन ऑल दीज मिक्सचर्स, सॉल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये आता है, वो है पाथ ऑफ लाइट। पाथ ऑफ लाइट आपको डिफ्रेंशिएट करती है कि ये आपका पार्टिकल या आपका जो है सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस होगा या होमोजीनियस। जो होमोजीनियस होगा उसमें पाथ ऑफ लाइट नहीं विजिबल होगी, ये हमने देखा था। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल का साइज़ छोटा है। अब जब ये पार्टिकल साइज़ इतना बड़ा है कि हमें अपनी नेकेड आई से भी नज़र आता है, तो ऑब्वियसली इनसे लाइट भी स्कैटर हो जाएगी। यानी जब ये आएंगे तो ये इतने बड़े पार्टिकल्स होंगे कि ये आने वाली लाइट को ऑब्स्ट्रक्शन यानी सरफेस दें, कि वो उस पे से स्ट्राइक करे और वो स्कैटर हो। वो आई स्कैटर हुई। इस स्कैटरिंग की वजह से आपको दिखेगा कि मैंने ये लाइट डाली थी इसमें से और ये लाइट यूँ जा रही है, लेकिन यहाँ पर नज़र नहीं आएगी, यहाँ पर आपको पाथ ऑफ लाइट नज़र आएगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन टेंड टू सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जब हम इन्हें अनडिस्टर्ब रख देंगे, यानी थोड़ी देर के लिए हमने उन्हें छुआ नहीं और रख दिया, तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, थोड़ी देर बाद आपको नज़र आएंगे। ये ऊपर वाला सॉल्यूशन जो आपका सब्सटेंस था वो क्लियर हो गया और पार्टिकल सारे के सारे नीचे बैठ गए। और इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इसे सेपरेशन कर सकते हैं। किसका? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सेपरेशन कर सकते हैं, इवन आफ्टर मिक्सिंग देम यूजिंग फिल्टरेशन। Okay, let's move on to the next thing, which is colloidal solution. Colloidal solution की particle size बीच में होता है, intermediate होता है between suspension and solution। ये अपना जो ऑर्डर है ये ज़रूर याद रखना है, इसलिए मैं बार बार हर स्लाइड में बना रही हूँ कि ये ऑर्डर है किसका? साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है या कोलॉइड जो होता है, इट इज़ ऑल्सो अ यूनिफॉर्म सॉल्यूशन ऑफ 2 or more सब्सटेंसेस। ये इसमें अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि भाई जब सॉल्यूशन में इसमें मिक्सिंग जो है यूनिफॉर्म हो रही है, तो हम इसे हेट्रोजीनियस क्यों कह रहे हैं, होमोजीनियस क्यों नहीं कह रहे? इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि इसके पार्टिकल्स का भी साइज़ बड़ा होता है रिलेटिवली सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। और जब पार्टिकल साइज़ बड़ा होगा तो क्या क्या 2 चीज़ें हो सकती हैं? एक तो ये कि हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, दूसरा ये कि वो पाथ ऑफ लाइट शो करेंगे। तो इन 2 प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमने इन्हें कैटेगराइज करा विथ सस्पेंशंस इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है,
दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, इसके पार्टिकल्स को इवन दो दे आर हेट्रोजीनियस एंड इवन दो दे स्कैटर लाइट, लेकिन हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी, दे स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, यानी ये इतने बड़े होते हैं कि ये लाइट को एक सरफेस दें टू स्कैटर, दे अलाउ द लाइट टू स्कैटर। द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स डू नॉट सेटल डाउन और लेफ्ट अनइंटरप्टेड। दूसरी चीज़, इनका सोल्यूशन जो होते यानी ये कोलाइड्स जो होते हैं, दे आर लाइक सोल्यूशंस इन द पार्ट कि ये भी सेटल डाउन नहीं होते, ये भी स्टेबल होते हैं नेचर में, अनलाइक सस्पेंशंस। लेकिन 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 वी कैन स्टिल सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड थ्रू फिल्ट्रेशन एंड थ्रू अ मेथड कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक मेथड है जो अभी आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो कोलाइड की प्रॉपर्टीज़ कुछ कुछ सॉल्यूशन से मिलती हैं और कुछ कुछ सस्पेंशन से, इसलिए हमने इन टाइप के सॉल्यूशंस को जो जिनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी इससे मिलती हैं और थोड़ी इससे, हमने बीच में रखा है और उसे हमने कैटेगराइज लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में करा है बेस्ड ऑन दीज टू प्रॉपर्टीज़। सॉल्यूशन से कौन सी प्रॉपर्टीज़ मिलती है कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी मिलती है, स्टेबल होता है नेचर में, सेडिमेंटेशन नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो इस वजह से ये एक सॉल्यूशन से भी मिलता है और इसके पार्टिकल्स की साइज़ इतना छोटा होता है कि हम नहीं देख सकते, लेकिन इससे बड़ा होता है कि वो लाइट को स्कैटर कर सके और हम इन्हें सेपरेट कर सकें थ्रू अ मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। लेट्स मूव ऑन टू अ कंपैरिजन। ये कंपैरिजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जामिनेशन में आ सकता है, बोर्ड्स वगैरह में ये कंपैरिजन। तो अच्छा होगा आप लोग अच्छे से समझ लें इस कंपैरिजन को, इस टेबल को देख लें। इसमें बेस्ड ऑन अपीयरेंस, पार्टिकल साइज, इफेक्ट ऑफ लाइट यानी टिंडल इफेक्ट हमने उस बेसिस पे, और सेडिमेंटेशन यानी स्टेबिलिटी के बेसिस पे, और दूसरा विजिबिलिटी कि विजिबल है कि नहीं नेकेड आई को, या माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं हम इसको। तो अब बात करते हैं, हम इन्हें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अपीयरेंस क्या होती है इसकी, क्लियर होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, इसमें क्लाउडी होती है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ऑब्वियसली क्लाउडी है, दो चीज़ें मिली हैं, प्लस दोनों अपनी अपनी आइडेंटिटी नहीं लूज़ कर रही, इसमें आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है। इसमें क्लाउडी होता है लेकिन मिक्सिंग यूनिफॉर्म होती है, मतलब आप एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे में। पार्टिकल साइज सबसे छोटा इसका होता है, उसके बाद इसका होता है, उसके बाद इसका, तो सबसे लार्जर होगा ना ये 10,000 एंगस्ट्रॉम, इसमें 10 से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, और इसमें नैनोमीटर्स में, मैंने बताया था ना, नैनोमीटर्स में आ गया साइज। इफेक्ट ऑफ लाइट क्या होता है इसमें, हम अब याद करो, इसमें सॉल्यूशन में लाइट का पाथ विजिबल था नहीं, इसमें विजिबल था, इसमें विजिबल था। इफेक्ट ऑफ सेडिमेंटेशन, सॉल्यूशन स्टेबल है, कोलॉइड स्टेबल है, दिस इज नॉट स्टेबल। पार्टिकल्स की विजिबिलिटी, this is visible under microscope only and this is visible with naked eye, yes, naked eye से visible, and this is also not visible, this is also not visible with naked eye, but this is suspension is visible। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कंपैरेटिव स्टडी सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड की। आई होप ये इससे बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो इन तीनों में डिफरेंस का। अब बात करते हैं ये टिंडल इफेक्ट है क्या चीज़ भाई। अभी तो हम बात कर रहे थे पाथ ऑफ लाइट की, तो ये पाथ ऑफ लाइट टिंडल इफेक्ट होता क्या है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा रूम में अगर बंद कमरा है, उसमें एक छोटा सा होल है, उस होल में से आपकी लाइट पास हो रही है और उस लाइट पे आपको डस्ट पार्टिकल्स नज़र आते हैं उड़ते हुए ऐसे। अगर ये लाइट आ रही है इस होल से रूम में, तो वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। तो ये आखिर लाइट ऐसे ही क्यों दिखाई दे रही है, यूँ करके इस डायरेक्शन में, इस पाथ में ही क्यों जा रही है, क्योंकि वो जब लाइट आई थी ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये उसे इतना सरफेस देते हैं कि वो स्कैटर कर सकें। तो दैट इफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर विच अलाउ द लाइट टू स्कैटर, स्ट्राइक करती है, इंसिडेंट होती है और फिर स्कैटर कर देती है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइड, द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड स्कैटर द बीम ऑफ लाइट एंड वी सी द पाथ ऑफ लाइट। और हमें लाइट का एक रास्ता दिख जाता है कि अरे ये लाइट यूँ जा रही है, ऐसे यहाँ से यूँ जा रही है, इतनी लाइट पास हो रही है, इतनी लाइट पास हो रही है। लेकिन सॉल्यूशन में आपको कोई लाइट पास होती हुई नज़र नहीं आएगी क्योंकि वो ओपेक होता है। ओपेक यानी उसमें से
उसमें जो सॉल्यूशन होता है, उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इवनली मिक्स होते हैं और उनके पार्टिकल का साइज इतना छोटा हो जाता है कि वो आने वाली लाइट को स्ट्राइक करने के लिए या इंसिडेंट होने के लिए कोई सरफेस नहीं प्रोवाइड करते। फॉर एग्जांपल व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वही यहाँ पर एग्जांपल है। दूसरा ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो आप लोगों ने देखा होगा अगर किसी कहीं हिली एरियाज़ में या जहाँ कहीं फॉरेस्ट वगैरह में, कि ये पिक्चर जैसे दिखाई है, इट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना ऑफ टिंडल इफेक्ट, जो नेचुरली आप देख सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स। अब कोलॉइड्स जो हैं, अभी तक हमने मिक्सचर के क्लासिफिकेशन देखा था, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस। होमोजीनियस में सॉल्यूशन आ गए थे क्लासिफिकेशन में, हेट्रोजीनियस में कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन आ गए थे। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड बेसिकली जैसे हमने कहा था सॉल्यूट होता है चीज़, उसमें एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। लेकिन कोलॉइड्स में जो सॉल्यूट होता है हम उसको कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, यानी जिसको हम डिस्पर्स करने वाले हैं, जो डिस्पर्स्ड है किसी चीज़ में। डिस्पर्स मतलब फैला हुआ, स्प्रेडेड। सॉल्वेंट जो है होगा वो होगा डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्सिंग मतलब जो इस फेज को डिस्पर्स करेगा, तो डिस्पर्सिंग मीडियम। मीडियम जो होता है वो चीज़ होती है जिसमें आप कुछ करने वाले हों, यानी जो आपको अकोमोडेट करे, दैट इज़ अ मीडियम। एयर इज़ अ मीडियम फॉर साउंड, एयर इज़ अ मीडियम फॉर साउंड, यानी हमारी साउंड जो होती है वो ट्रैवल इन द मीडियम करती है, इन सम मीडियम, एंड दैट मीडियम इज़ एयर। ठीक है, तो ऐसी डिस्पर्सिंग फेज और डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम के ये दो नए नाम हैं जिसमें जो हम कोलाइड्स के लिए यूज़ करते हैं। हम अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं यूज़ करते कोलाइड्स के लिए। तो टाइप्स ऑफ कोलाइड्स में आ गए आपके एरोसोल्स, जिसमें हम गैसेस और लिक्विड मिक्स करते हैं। स्मोक, एयरबॉर्न बैक्टीरिया, गैसेस और लिक्विड इसमें भी मिक्स करते हैं, उसको हम कहते हैं एरोसोल्स। फोम्स जो होते हैं दे आर अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड गैस। इमल्जन जो होते हैं दे आर अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड। सोल जो होता है, सोल इज़ अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। और सॉलिड फॉर्म जो होते हैं, यहाँ पर फॉर्म थे लिक्विड और गैस मिक्स करा था, सॉलिड फॉर्म हो गया तो सॉलिड और गैस मिक्स करेंगे। सॉलिड इमल्जन, इमल्जन जो होते हैं लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर होते हैं, लेकिन जब सॉलिड इमल्जन की बात करेंगे तो आपको इस सॉलिड लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं, यानी लिक्विड आपने डाला है किसी सॉलिड में, सॉलिड विल बी योर मीडियम हेयर, यानी सॉल्वेंट आपका ये है, मीडियम इज़ योर सॉलिड एंड लिक्विड इज़ बीइंग मिक्सड। अब बात करते हैं सॉलिड सोल्स की। सोल्स जो होते हैं दे आर मिक्सचर ऑफ, हमने देखा लिक्विड और सॉलिड मिलके सोल बनाते हैं। अब जब सॉलिड सोल की बात कर रहे हैं तो सॉलिड और सॉलिड मिलके ही सॉलिड सोल बनाएंगे। तो ये टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स हो गए, इनको एक बार याद करके देखिएगा, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर ये एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, पूछ सकते हैं ये एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल है। तो बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स, एरोसोल, सोल, इमल्जन्स एंड फोम, ये होते हैं। इसमें हम सॉलिड सोल होता है और इसमें हमें एक सॉलिड इमल्जन होता है और इसमें सॉलिड फोम होता है। तो मेन 4 टाइप के यही सोल्स कोलाइड्स होते हैं, इनको वैरी करके हमें सॉलिड सोल और सॉलिड इमल्जन और सॉलिड फोम मिल जाता है। मूविंग ऑन टू द टेक्निक्स दैट वी यूज टू फॉर सेपरेटिंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अभी तक हम ये बात करते आ रहे थे हर एक की प्रॉपर्टी में कि हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मीन्स से। अब सेपरेट करने का फिजिकल मीन्स मेथड्स होते क्या हैं। अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और उसको कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फिजिकल मेथड से सेपरेट करना है तो उसमें एक सबसे कॉमनली यूज फिल्ट्रेशन आता है, जो आप लोग अक्सर घर में भी यूज़ करते हैं। दूसरा आता है हैंड पिकिंग, जो वो भी घर में कॉमनली यूज़ होता है ना, कि चावल में से कोई चीज़ इम्प्योरिटीज़ मिक्सड हैं वो निकालना। सीविंग आप लोग व्हेन यू मेक टी एट होम, तो व्हाट यू डू, यू स्ट्रेन द टी लीव्स इन अ सीव एंड यू गेट योर टी इन अ कप। तो दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड सेपरेटिंग द 2 components ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, तो ये हम इस तरह से देख सकते हैं कि हैंड पिकिंग और सीविंग क्या होते हैं। कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, जब आपके दूसरे एक अनदर लेवल पे हम जाएंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल पे, तो हम और थोड़ी कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स यूज़ करनी होंगी। उन कॉम्प्लेक्स टेक्निक में सबसे पहली जो आती है एवापोरेशन, दूसरी आती है सेंट्रिफिकेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन। तो ये हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट।
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बहुत एक नेचुरल फिनोमेना है जिसकी वजह से रेन होती है, आपको बारिश जो दिखती है वो होती है इवेपोरेशन की वजह से, क्योंकि सन जो है हीट करता है ओशंस के या सी वाटर को, और वो वाटर इवेपोरेट होके वाटर वेपर्स बन के जाता है क्लाउड्स में, और क्लाउड्स में जाके कंडेंस होके वापस रेन की फॉर्म में नीचे आता है। तो देयर इज दिस प्रोसेस विच इज़ हैपनिंग एट द अर्थ लेवल इज इवेपोरेशन। इसकी एग्जांपल्स हैं एप्लीकेशन, जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होती हैं कि हम सेपरेट करते हैं कलर्ड कंपोनेंट को इंक से। दूसरा एग्जांपल है सॉल्ट फ्रॉम वाटर। वाटर जो सी सॉल्ट होता है वो आप लोग के जो घर में यूज़ करते हैं सी सॉल्ट, वो एक्चुअली समुद्र के पानी से आता है। अब समुद्र में तो सॉल्ट मिक्सड होगा और उसके साथ तमाम और भी चीज़ें मिक्स रहेंगी, इम्प्योरिटी। तो इवेपोरेशन यूज़ करके वी एक्चुअली सेपरेट द सॉल्ट फ्रॉम वाटर। जो सॉलिड होगा वो सॉलिड फॉर्म में सॉल्ट होगा, वो वाटर जो होगा वो इवेपोरेट कर जाएगा, हमारे पास सॉल्ट बचा रह जाएगा। ये होता है आपका टेक्निक। दूसरा शुगर फ्रॉम वाटर, वो भी अक्सर हम सेपरेट कर सकते हैं थ्रू इवेपोरेशन। अगर आपने शक्कर मिला दी है पानी में और पूरी तरह डिसॉल्व नहीं हुई है तो वी कैन एक्चुअली सेपरेट दैट शुगर पार्टिकल्स। मेथड सिंपली ये होता है कि हम जब इंक को वाटर में मिक्स करा हुआ इंक जो होता है उसमें से उसके डिफरेंट कलर्ड कंपोनेंट्स को हमें निकालना होता है। तो इंक को हम पहले वाटर में मिक्स करते हैं बिकॉज दिस विल बी द मीडियम जो इवेपोरेट होगा, और फिर उसे हीट करते हैं। हीट से इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। आफ्टर सम टाइम क्या होता है, द वाटर विल इवेपोरेट। हमने पता है कि हीट देने से इवेपोरेशन बढ़ेगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन ये इंक जो होगी वो इट विल रिमेन बिहाइंड एंड द कलर सब्सटेंसेस जो होंगे वो बचे रह जाएंगे हमारे पास। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टेक्निक जो हमने डिस्कस करी थी कि कोलॉइड्स को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ होती है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक लेबोरेटरी टेक्निक है जिसमें हम पार्टिकल्स हम नेकेड आई से नहीं देख सकते और वो डिज़ोल्व होते हैं यूनिफॉर्मली, दोनों ए और बी दोनों एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली डिज़ोल्व हैं, लेकिन हम उनके पार्टिकल्स को अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो उनको सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में सिंपल क्या होता है, आपके जो मिक्सचर होगा उसको बहुत हाई स्पीड यानी अबाउट 10,000 RPM पे हम रोटेट करते हैं रैपिडली। इस रोटेशन की वजह से क्या होता है, डेंसिटी जिनकी हायर होगी, भारी वाले पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और जो हल्के वाले पार्टिकल्स होंगे मिक्सचर के वो ऊपर आ जाएंगे। तो इस वजह से दो फेज़ अलग हो जाते हैं, एक फ़ेज़ ये हो जाता है, ये दूसरा फेज़ हो जाता है, और फिर हम इसे सेपरेट कर देते हैं, इसमें से पोर आउट कर देते हैं और नीचे वाली चीज़ हमें बची मिल जाती है। इसके एप्लीकेशंस होते हैं सेपरेटिंग मिल्क फ्रॉम क्रीम, दूसरा बटर फ्रॉम क्रीम। अक्सर घर में जो सफ़ेद वाला मक्खन बनता है वो चर्निंग जैसे कहते हैं ना, चर्न करा हमने, तो चर्निंग इज सिंपली सेंट्रीफ्यूगेशन। Squeezing water from the wet clothes is also an example of centrifugation. हम उसे टाइटली मोड़ते हैं, उसे घुमाते हैं ताकि उसमें से जितना पानी वो निकल जाए। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये हमने मेथड मैंने बता दिया कि क्या होता है। अब बात करते हैं थर्ड हमारा टेक्निक की जो सेपरेटिंग मिक्सचर में यूज़ होती है। मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, ऑयल एंड वाटर दे कैन नॉट मिक्स विद ईच अदर। और जब वो मिक्स नहीं होती है तो क्या होता है, ऑयल की लेयर ऊपर आ जाती है और पानी दूसरी लेयर बनाता है अपना यहाँ पर। तो जब ये दोनों एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं हो पा रहे, इमिसिबल हैं, तो और दो अलग अलग लेयर्स बना रहे हैं अपनी, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे कि उसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो सेपरेट करने के लिए यहाँ पर एक टेक्निक यूज़ होती है, सेपरेटिंग फनल जिसे कहते हैं, वो यूज़ होती है। सेपरेटिंग फनल में यहाँ पर एक कॉर्क लगा होता है। तो जब जैसे ये लिक्विड सेपरेट होना शुरू होता है, मिक्सचर सेपरेट होता है अपने दोनों कंपोनेंट्स में, सपोज ये ऑयल सेपरेट हो गया, यहाँ पर आ गया आपका वाटर। तो जब ये सेपरेट हो गया, थोड़ी देर हम रखा छोड़ देते हैं इसको और इसे अलाउ करते हैं कि वो सेपरेट हो जाएं। तो ये सेपरेट होने के बाद जब आपको लेयरिंग्स दिखने लगती हैं फाइनली अपनी आँखों से, तो हम इस टॉप कॉर्क को खोलते हैं और इतना अमाउंट हम नीचे निकाल लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। तो दैट इज़ हाउ यू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल मतलब वो एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं हो पा रहे, नॉट डिज़ोल्विंग विद ईच अदर। जैसे ऑयल एंड वाटर इज़ अ वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस। दूसरी टेक्निक है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट गैस से सॉलिड या सॉलिड से गैस, उसको कहते हैं कि सब्लाइम कर गया ये कंपाउंड है ना। तो सब्लिमेशन इसी टेक्निक को, इस नेचुरल
फिनोमेना को हम यूज़ करते हैं फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर्स टू सेपरेट सब्लाइमेबल कंपोनेंट्स एंड नॉन सब्लाइमेबल कंपोनेंट्स। अब जो नैप्थलीन बॉल्स होती हैं, अगर मैं उन्हें किसी ऐसी चीज़ के साथ मिक्स कर दूं, नैप्थलीन बॉल्स जो होती हैं वो किसी नैप्थलीन की बनी होती हैं, एक केमिकल कंपाउंड होता है नैप्थलीन, उसकी बनी होती हैं, ऐसा एक केमिकल कंपाउंड होता है। तो इस केमिकल कंपाउंड की ये बनी होती हैं नैप्थलीन। ये नैप्थलीन अगर मैं किसी और के साथ मिक्स कर दूं और फिर उसको रख दूं फॉर हीटिंग, तो ये तो कंपाउंड जो होगा वो सब्लाइम कर जाएगा, डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में था, फिर ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो नीचे जो बचा दूसरा कंपाउंड जो मैंने इसके साथ ऐड करा था बी, वो बचा रह जाएगा। तो ऐसे ही ये टेक्निक यूज़ होती है फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, जिसमें एक कंपाउंड आपका सब्लाइमेबल होगा और दूसरा नॉन सब्लाइमेबल होना चाहिए, क्योंकि नॉन सब्लाइमेबल वाला नीचे बचा रह जाएगा, ये एयर में चला जाएगा, सॉलिड से एयर गैस में आ जाएगा। इसके एग्जांपल हैं अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेप्थलीन एंड सॉल्ट। इनको सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। दूसरा, सब्लिमेशन इज कॉमनली यूज इन फ्रीज ड्राइंग टू प्रिजर्व प्रोडक्ट्स। दिस इज द रीजन वी फाइंड आइस इनसाइड पैक्स ऑफ फ्रोजन फूड। तो ये जो होती है सब्लिमेशन जो होता है, ड्राई आइस हम जो है उसमें रख देते हैं। ड्राई आइस क्या होती है? CO2 डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है फ्रॉम सॉलिड। तो दैट इज़ वाई दिस इज़ बीइंग यूज्ड इन फ्रीज ड्राइंग द फूड प्रोडक्ट्स दैट वी यूज़, फ्रोजन फूड जो यूज़ करते हैं, ठीक है। और टेक्निक मैंने बता दी कि हीट करते हैं मिक्सचर को, इन्वर्टेड फनल, एक फनल होती है, उसे यहाँ से बंद कर दिया जाता है, ब्लॉक कर देते हैं ताकि कुछ भी चीज़ बाहर ना जाए। जो सब्लाइमेबल कंपोनेंट होगा वो ये वॉल्स पे यहाँ पर आके अक्यूमुलेट हो जाएगा, और जो नॉन सब्लाइमेबल कंपोनेंट होगा वो यहाँ रह जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेक्निक विच इज़ क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी एक केमिकल टेक्निक है जो यूज़ होती है फार्मास्यूटिकल्स में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, जिसमें हम ड्रग्स को, डिफरेंट ड्रग्स विच आर प्रेजेंट इन द ब्लड, दे आर सेपरेटेड थ्रू क्रोमैटोग्राफी। इन किसी के ब्लड में अगर ड्रग्स हैं तो वो सेपरेट होती हैं थ्रू दिस टेक्निक। तो सेपरेट किस बेसिस पे होती हैं? इस बेसिस पे होती हैं कि कौन सी ड्रग कितनी सॉल्यूबल है, या कौन सा सॉल्यूट कितना सॉल्यूबल है वाटर में, उस बेसिस पे। जो ज़्यादा सॉल्यूबल होगा वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जो कम होगा वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस, कितनी हाइट उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, अगर हमारा इतना डिस्टेंस कवर करा, ओ ये वाला डिस्टेंस तो इस कंपाउंड का होता है, और यहाँ इसने इतना करा, ओ ये वाला डिस्टेंस तो इस कंपाउंड का होता है, तो हम फौरन पहचान गए ये वाली ड्रग प्रेजेंट है ब्लड में और ये वाली ड्रग प्रेजेंट है ब्लड में। और इसका सिंपल मेथड होता है बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी या डिफरेंशियल पार्शनिंग। डिफरेंशियल पार्शनिंग मतलब ये इतना गया, ये इतना गया, तो ये डिस्टेंस जो आया उसके बेस पे हम सेपरेट करते हैं चीज़ों को बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। डिज़ोल्व इन द सेम सॉल्वेंट, हम वाटर की जगह कोई और सॉल्वेंट भी ले सकते हैं। तो एक ही सॉल्वेंट लेकर हम उसमें दोनों ये सैंपल अपना डिज़ोल्व करते हैं। इसमें जो सैंपल होगा वो हमारा सॉल्यूट होगा सपोज़, और सॉल्यूट में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे वो डिफरेंट लेंथ ट्रैवल करेंगे इस पेपर पे, ठीक है। ब्लॉटिंग पेपर होता है, उसे यूज़ करते हैं। क्लियर? Moving on to the sixth technique which we use for separating mixture, which is distillation, and distillation is commonly used for separating miscible liquids. Immiscible liquids के लिए क्या था, हमने देखा था separating funnel। भैया जब वो immiscible नहीं थे तो उन्हें separate करना easy था, फिल्टर उन्हें छोड़ दो, वो थोड़ी देर बाद खुद ही सेपरेट होने लगते हैं। तो फिर जितना पार्ट, जो दो फेजेस, दो लेयर्स बन जाती हैं, उन्हें अपना स्टॉप कॉक खोल के सेपरेट कर लो, बाकी बचा रह जाएगा ऊपर उसमें फनिंग, सेपरेटिंग फनल में। लेकिन अगर दोनों मिक्सचर मिक्सेबल हैं, एक दूसरे में डिज़ोल्व हो गए कम्प्लीटली, यानी जैसे आपका पेट्रोलियम जो होती है, इट इज़ कम्प्लीटली डिज़ोल्व्ड मिक्सचर ऑफ मल्टीपल थिंग्स। उसमें से कैरोसिन मिलता है, उसमें से डीजल मिलता है ना। तो तब हम यूज़ करते हैं पेट्रोलियम के लिए, हम एक और टेक्निक यूज़ करते हैं, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर सपोज़ मेरे पास अल्कोहल एंड वाटर है, वाटर का मिक्सचर है अल्कोहल के साथ, अब ये दोनों एक दूसरे में मिक्सेबल हैं, या एसीटोन है वाटर के साथ, एसीटोन और वाटर हमने मिक्स करा, अब इन दोनों को सेपरेट
नहीं कर सकते क्योंकि ये एक स्टेबल सॉल्यूशन है। ये एक स्टेबल सॉल्यूशन है, यानी ये एक सेपरेट खुद से नहीं होगा। अगर हम सेडिमेंटेशन के लिए रख दें तो सेडिमेंटेशन इसमें नहीं होगा, तो हम सेपरेटिंग फनेल नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें हम एक कॉम्प्लेक्स एक सेटअप यूज़ करते हैं। उसमें क्या करते हैं, हमारा जो मिक्सचर होता है उसे यहाँ रखते हैं, उसे हीट देते हैं। हीट देने से जो कंपोनेंट मिक्सचर का, इसमें वाटर भी प्रेजेंट है और एसीटोन भी प्रेजेंट है इस मिक्सचर में। तो अगर एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जल्दी होगा, 80 डिग्री पे बॉयल होने लगेगा, तो उसके वेपर जल्दी ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन वाटर तो 100 डिग्री पे बॉयल होता है, तो वो अभी बॉयल होना नहीं शुरू होगा, तो आपके मिक्सचर में से एसीटोन उड़ जाएगा। उड़ के वो क्या होगा, यहाँ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में पहुँचेगा। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से वो यहाँ पहुँचेगा कंडेंसर में। कंडेंसर में आते ही यहाँ से जो गैस मॉलिक्यूल्स आ रहे थे, वेपर्स आ रहे थे किसके, एसीटोन के, वो यहाँ के कंडेंस हो गए। कंडेंस होने का मतलब है वापस गैस से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया एसीटोन। यहाँ पर गैस फॉर्म में था, अब यहाँ पर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया एसीटोन। जैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, वो यहाँ पर आपने कलेक्ट कर दिया एज प्योर कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो एक ये तो मेथड हो गया सिंपल डिस्टिलेशन का, विच इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। एक मेथड होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, लेकिन जब इस केस में, जब किसी केस में यहाँ पर तो 60 डिग्री, सपोज 60 डिग्री था आपके पास एसीटोन का बॉइलिंग टेम्परेचर, तो इसलिए फ़ौरन वो सेपरेट हो गया, लेकिन वाटर अभी तक हीट ही नहीं कर पाया था। 100 डिग्री पे बॉईल होता है, तो देयर वाज अ कंसिडरेबल डिफरेंस ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पर जब अगर आपके पास 20 से 25 कैल्विन की बात करें अगर, कि 20 से 25 कैल्विन की आपके पास डिफरेंस है, यानी बहुत ही मिनिमल, बहुत ही निग्लिजिबल सा डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में, तो हम क्या करेंगे, तब हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, पढ़ते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है, इट इज़ इसमें हम मल्टीपल कॉलम्स यूज़ करते हैं। एक जो एयर आपके पास जो मिक्सचर आ रहा है, एयर का सपोज एग्जांपल लेते हैं। एयर को इंडस्ट्रियली जो सेपरेट करा जाता है, एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ये वाटर वेपर्स, वो हम सेपरेट करते हैं थ्रू द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्योंकि इसमें जो गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या O2 या फिर आपका नाइट्रोजन, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में ना डिफरेंस बहुत कंसिडरेबल नहीं होता कि हम उन्हें डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकें, इसलिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम एयर को कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस होगा, लिक्विड बन जाएगा। पहले लिक्विड बन गया, फिर हम एयर को ठंडा कर लेते हैं। एयर को लिक्विड में कन्वर्ट करा, फिर उस लिक्विड को कूल करा by increasing the cooling the air by increasing the temperature and decreasing the pressure। प्रेशर डिक्रीज करने से क्या हुआ, एयर जो थी वो कन्वर्ट हो गई किस में, लिक्विड में। अब आपके पास CO2, O2 और नाइट्रोजन, ये सब लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ पर एयर फॉर्म में थी। लेकिन आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग द प्रेशर, वी हैव कंप्रेस्ड दिस एयर इनटू एंड चेंज इट इनटू लिक्विड फॉर्म। अब जब एयर लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो गई, तो अब लिक्विड को हम हीट करते हैं, स्लोली हीट करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अपैरेटस में, ये पूरा आपका अपैरेटस है जो, यानी सेटअप है आपका, इंडस्ट्रियल सेटअप जो होगा वो ये है। उसमें हम इंडस्ट्रियल भी, लैब में भी ऐसे ही यूज़ होता है। हमने अब लिक्विड में जब कन्वर्ट कर लिया, तो हम उसे हीट करना, वही सेम प्रोसेस जो डिस्टिलेशन में यूज़ करा था, हीट करेंगे। अब हीट करने पर जो सेवरल कंपोनेंट्स ऑफ एयर होंगे, दे गेट सेपरेटेड एंड कलेक्टेड एट वेरियस हाइट्स। तो क्या होता है, जैसे सपोज ऐसा मान लो, ये एक ट्यूब, बहुत बड़ी सा ट्यूब होगा और इसमें डिफरेंट रेज लगी होती हैं, यहाँ पर डिफरेंट ओपनिंग्स होती हैं। यहाँ पर मैंने मिक्सचर रखा होगा, यहाँ से मिक्सचर आ रहा है आपका एयर का, वार्म होके हीट करके, तो किसी का 80, किसी का 20 केल्विन पे बॉईल होना शुरू हो गया, कोई सा एयर, सपोज CO2 20 पे हो गया, तो वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगी। दूसरी जो 30 पे होगी, तो वो सपोज़ थोड़ा और ऊपर हाइट पे जाएगी। फिर सपोज़ 45 पे हो गई, 45, तो वो थोड़ा सा और ऊपर ट्रैवल करेगी और ऊपर जाके हो गई। तो हमें डिफरेंट हाइट्स पे डिफरेंट लिक्विड्स मिल जाते हैं। ओके, आई होप दिस वॉज क्लियर। मूविंग ऑन टू अ टेक्निक दैट वी यूज़ फॉर प्यूरिफाइंग आर सॉलिड्स। अगर हमें प्यूरिफाई करना है सॉलिड्स को, अब सॉलिड, अभी तक हम लिक्विड में सॉलिड सॉल्यूशंस यूज़ कर रहे थे, अब बात करते हैं सिंपल, हमारे पास सॉलिड है, उसके प्योर करना है, प्योरीफाई करना है। जैसे सॉल्ट होता है, सी वाटर से जो हम लेते हैं, वो सॉल्ट हमारे पास प्योर फॉर्म में नहीं आया,
पहले तो हमने कहा इवापोरेशन से हमने सॉल्ट निकाल लिया सी वाटर से, लेकिन आफ्टर इवापोरेशन उस सॉल्ट जो सॉलिड आपके पास आया है दैट हैज़ मेनी इम्प्योरिटीज़, अब आपको इस इम्प्योरिटीज से छुटकारा पाना है। तो इवापोरेशन मेथड इट इज़ नॉट सफिशेंट फॉर सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर, क्योंकि उसके सॉल्ट के साथ आपके ढेर सारी इम्प्योरिटीज़ भी आएंगी। तो यहाँ पर आता है एक मेथड क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है आपके पास जो एंड प्रोडक्ट होगा वो क्रिस्टल्स फॉर्म में होगा। क्रिस्टल्स मतलब फॉर एग्जांपल पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट, वो क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे 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 क्रिस्टल्स होते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन में एंड प्रोडक्ट आपका क्रिस्टल्स होगा। इसका मेथड सिंपल ये होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ होंगी सब्सटेंस की वो फ़िल्टर आउट करते हैं हम पहले। तो अगर हमें दिखाई पड़ी हैं तो हम उन्हें फ़िल्टर कर लेंगे, उन्हें सिंपली यूजिंग सम मेम्ब्रेन और सम फनेल हम उन्हें फ़िल्टर कर लेंगे इम्प्योरिटीज़ का। फिर वाटर जो रह जाएगा उसे एवेपोरेट करेंगे, हमने एवेपोरेशन यूज़ करा टेक्निक इसमें। फिर जो हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा, यानी सैचुरेटेड यानी सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है। फिर सॉल्यूशन जो है उसको फ़िल्टर पेपर से कवर करेंगे और उसे थोड़ी देर के लिए एज इट इज़ छोड़ देंगे। जब थोड़ी देर बाद देखेंगे तो हमें प्योर सॉलिड के क्रिस्टल्स मिलेंगे। ओके, थोड़ी देर बाद आपके क्रिस्टल्स जो हैं वो अपने आप फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। ये एक एक्सपेरिमेंट आप शायद अपनी लैब्स में करेंगे भी क्रिस्टलाइजेशन का, तो क्लियर क्रिस्टल्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, प्योर सॉलिड के डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि भाई इवापोरेशन क्यों नहीं यूज़ करा, क्रिस्टलाइजेशन क्यों यूज़ कर रहे हैं, इवापोरेशन से क्या कमी रह गई थी। तो इवापोरेशन में ये कमी रह जाती है। क्रिस्टलाइजेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो आपको ये सॉलिड्स मिल रहे हैं दे आर प्योर, दे आर इन प्योर फॉर्म। फर्दर आपको उसको कोई और मेथड नहीं यूज़ करना पड़ेगा टू प्योरीफाई इट। जैसे हमने इवापोरेट करने के बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो सैचुरेटेड था बट इट वॉज नॉट प्योर, लेकिन क्रिस्टल्स जो बने हैं दे आर कम्प्लीटली प्योर, उन्हें एज इट इज़ आप खा सकते हैं, दे आर दैट प्योर। दूसरी चीज़, जब इवापोरेशन होता है और हम हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इवापोरेशन में हमें हीट देनी पड़ती है सॉल्यूशन को, तो हीट प्रोवाइड करने में अक्सर ये जो आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो डैमेज भी हो जाते हैं ड्यू टू एक्स्ट्रा हीट, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट विच शुड नॉट बी देयर। लेकिन हम इवापोरेशन में हमें नहीं पता कितनी हीट करनी है, हमें हीट तब तक करते रहना है जब तक ये पूरा मीडियम यानी सॉल्वेंट जो है वो इवापोरेट ना हो जाए एयर में। तो उसकी वजह से अक्सर जो है आपके पार्टिकल्स जो हैं वो डिकम्पोज भी हो जाते हैं सॉल्यूट के। तो जब सॉल्यूट पार्टिकल्स डिकम्पोज हो गए, उनकी प्रॉपर्टीज़ ख़राब होने लगी, तो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट डिज़ायरेबल फॉर अस। हमें तो प्योर और अच्छा सॉल्यूट एज इट इज़ चाहिए, लेकिन इस ड्यू टू दिस प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, ड्यू टू सम एक्स्ट्रा हीट, दे गेट डैमेज, दे गेट डिकम्पोज। जैसे कि शुगर में होता है, शुगर को अगर हीट करो तो देयर इज़ चैरिंग, चैरिंग यानी ब्लैकनिंग हो जाती है शुगर की, ब्लैक ब्लैक होने लगती है शुगर। तो वो क्या होता है, डिकम्पोजिशन हो गया आपके सॉल्यूट का। बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की। तो सबसे पहले तो बताओ भाई फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती हैं जैसे रिजिडिटी, कलर, फ्लूइडिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, हार्डनेस, which we can observe and which we can see through our own hands, या हम आंखों से देख सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हो गई। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी हुई ऑडोर या उसका केमिकल कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड का, ठीक है। फिज़िकल केमिकल चेंजेस जो होंगे वो फिर इसी बेसिस पे हम डिफ़ाइन करते हैं कि भाई ये फिज़िकल चेंज होगा, ये केमिकल चेंज होगा। तो केमिकल चेंज जो होगा, अगर मैं किसी की केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज कर रही हूँ, ए बी था उसमें मैंने सी ऐड कर दिया तो बी हट गया, सी लग गया, तो अब इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गई। तो अब जब केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गई तो इट इज़ नॉट ईजिली रिवर्सेबल। ज़रूरी नहीं है हर केमिकल रिएक्शन रिवर्सेबल हो। हर केमिकल रिएक्शन में आपने ये वाला एरो नहीं देखा होगा। अक्सर एक बार जो कंपाउंड बन गया वो कंपाउंड दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता, वापस इस फॉर्म में नहीं जा सकता है। लेकिन फिज़िकल प्रोसेस में इट्स क्वाइट इजी टू रिवर्स इट, ठीक है। इसमें केमिकल अगर चेंज कर रहे हैं, किसी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं किसी के अंदर, तो नया प्रोडक्ट बनेगा आपका, नया एकदम नया प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इसमें इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट्स नॉट नेसेसरी दैट न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। सपोज मेरे पास वुड का एक ब्लॉक था, मैंने उसे काटा, फिजिकल चेंज हो गया, लेंथ छोटी हो गई और इसकी लाइन छोटी हो गई, लेकिन मेरे पास 2 वुडन ब्लॉक बन गए। तो वुड ही रहा ना, उसकी
नया प्रोडक्ट तो कुछ नहीं बना, सिंपल उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, तो वो हम कहेंगे फिजिकल चेंज। इसमें हम रिएक्टेंट्स यूज़ करते हैं, और इसमें फिजिकल चेंज में ऑफन जस्ट अ स्टेट चेंज यानी हमने लिक्विड गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया या लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, तो दिस इज़ अ फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल। ओके, इसमें हम कोई रिएक्टेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब जैसे आइस की मेल्टिंग का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ऑफन हीट लाइट साउंड, जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं अक्सर उसमें या तो हीट प्रोड्यूस हो जाती है, आपका टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगा, हाँ, अदरवाइज उसमें थोड़ी सी कहीं लाइटनिंग या कुछ लाइट आपको प्रोड्यूस होती हुई नज़र आएगी, या कुछ आवाज़ आएगी, फिजिंग साउंड्स नज़र आएगी, या उसमें बबल्स बनने लगेंगे, है ना। तो ऑल दीज आर इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल प्रोसेस या केमिकल चेंजेस। तो ये फिज़िकल केस चेंजेस के केस में नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ वुड से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है ऐश मिलता है, प्लस CO2 उसमें निकलती है, थोड़े से वाटर वेपर्स हमें मिलते हैं, और वुड एकदम चेंज हो जाती है ऐश में, और वापस हम ऐश से वुड नहीं बना सकते हैं, तो दैट चेंज इज़ नॉट रिवर्सिबल। तो वुड बर्निंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। ओके, मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेज। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेज में हमने डिस्कस करे थे एलिमेंट्स और कॉम्पाउंड्स। तो एलिमेंट्स हमें पता है जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं वो सब प्योर हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हम आगे भी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी भी आप एक नज़र डाल सकते हैं। तो एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर ये एटम से बना होता है, यानी एक एलिमेंट, अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है वो एक एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट का एक एटम, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, इट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय एनी केमिकल रिएक्शन। यानी मैं गोल्ड को तोड़ के सिल्वर नहीं बना सकती और ऑक्सीजन में ब्रेक नहीं कर सकती। हाँ, अगर मेरे पास, जैसे कि अब हम आगे डिस्कस करेंगे, तीसरी चीज़ मैंने बताई थी प्योर सब्सटेंसेस में मेटलॉइड्स, जर्मेनियम और सिलिकॉन, दे शो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल्स, इनके बीच की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन्हें मेटलॉइड्स कहते हैं। तो हम कुछ क्विक फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं अबाउट प्योर सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स। देयर आर अबाउट 100 एलिमेंट्स नोन टू अस एंड 92 एलिमेंट्स ऑफ देम अकर नेचुरली, ये एक फैक्ट है। रेस्ट 8 आर मैन मेड एलिमेंट्स, हम लैब में भी कुछ एलिमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनको हमने पीरियोडिक टेबल में ऐड करा है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर इन सॉलिड इन नेचर, ज़्यादातर एलिमेंट्स जो हैं स्पेशली मेटल्स तो मोस्टली वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। कुछ एलिमेंट्स रूम टेम्परेचर में दे एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, और कुछ जो होते हैं दे एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। फॉर एग्जांपल ब्रोमीन एंड मर्करी, जो आप थर्मोमीटर्स में यूज़ करते हैं मर्करी, दैट मर्करी इज़ इन लिक्विड स्टेट बट इट इज़ अ मेटल, even though it is a metal it is present in liquid state. At a temperature slightly higher than room, 2 elements exist in liquid state. कौन से 2 एलिमेंट्स हैं जो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दो तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं? कैल्शियम एंड गैलियम। ओके, मूविंग ऑन कंपाउंड। जैसे मैं अभी कह रही थी कि एलिमेंट्स को हम फर्दर ब्रेक करके, सपोज आपके पास गोल्ड है Au जो एलिमेंट है, उसको मैं ब्रेक करके इसमें से सिल्वर और टिन नहीं निकाल सकती ना, ये अपना एक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, इसको फर्दर ब्रेक नहीं करा जा सकता इनटू एटम्स, ये एक एटम होगा Au का। लेकिन कॉम्पाउंड्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर सच एलिमेंट्स, सच एटम्स, यानी एक ऑक्सीजन होगा, उसमें 2 हाइड्रोजन लगे और ये ऑक्सीजन, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड। इसको मैं ब्रेक करूँगी तो मुझे ऑक्सीजन मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा, तो दिस इज़ नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो कंपाउंड जो होते हैं दे आर कंबाइंड केमिकली विद ईच अदर इन फिक्स प्रोपोर्शंस, हमने फिक्स प्रोपोर्शन में इसे ऐड करा था। क्यों? क्योंकि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं वाटर। तो दिस इज़ अ कंपाउंड एंड इट इज़ अ प्योर कंपाउंड बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट्स आर प्योर। मिक्सचर और कंपाउंड्स का एक डिफरेंस की टेबल हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इट कंटेन्स। मिक्सचर जिन चीज़ों से बना होगा वो उन्हीं चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ भी दिखेंगी उसमें, लेकिन कंपाउंड होता है क्योंकि यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज में आपको
जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होंगी ए और बी से। जो नया बना ए बी आफ्टर सम केमिकल रिएक्शन, इसकी प्रॉपर्टीज़ एकदम डिफरेंट होंगी। प्लस इसमें नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, में कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहती, लेकिन कंपाउंड्स का एक डिफिनाइट कॉम्पोजिशन, डिफिनाइट रेशियो, डिफिनाइट फार्मूला, यानी Al2,3 ही आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। AlO3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं कहलाएगा, Al2,3 यानी two atoms of aluminium with 3 atoms of oxygen will make aluminium O3 aluminium oxide. So they are present only in fixed formula and ratios. They cannot be, mixtures cannot be separated by, they can be separated by physical means, whereas compounds cannot be separated, क्योंकि यहाँ पर केमिकल चेंज हो गया है और वो एक दूसरे के साथ जुड़ गए, बॉन्डिंग हो गई है। बॉन्डिंग को हम तोड़ नहीं सकते बाय फिजिकल मीन्स, वी कैन ओनली ब्रेक देम थ्रू सम केमिकल रिएक्शन। Okay guys, let's discuss some questions of this chapter, ताकि आप लोग के डाउट्स भी क्लियर हो जाएं और कोई कन्फ्यूजन हो और जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं वो रिवाइज भी हो जाएंगे एक बार। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज़ नॉट करेक्ट फॉर अ सस्पेंशन। सो प्लीज़ माइंड, वी हैव टू चेक द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। तो सस्पेंशन के बारे में हमने पढ़ा है, सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यस, ऑब्वियसली हेट्रोजीनियस में आता है, होमोजीनियस में तो नहीं आता। होमोजीनियस में सिर्फ सोल्यूशन होते हैं, हेट्रोजीनियस में सस्पेंशन और कोलॉइड्स होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आई। यस, दिस वॉज ऑल्सो ट्रू इन द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। हमने ये पढ़ा था कि सस्पेंशन के पार्टिकल जो होते हैं वो दे कैन बी सीन बाय नेकेड आई। सबसे छोटे पार्टिकल सोल्यूशन के, फिर उससे बड़े कोलॉइड्स के, फिर उससे बड़े आपके सस्पेंशन के। सबसे बड़े पार्टिकल साइज जो होता है वो सस्पेंशन का ही होता है, एंड दे कैन बी सीन बाय नेकेड आईज। Okay, the third statement is the particles of a suspension scatter a beam of light passing through it and make its path visible. That is Tyndall effect. Tyndall effect होता है इसमें, yes, हमने ये पढ़ा था, Tyndall effect इसमें होता है। सिर्फ किस में नहीं होता, सॉल्यूशंस के केस में नहीं होता है Tyndall effect। इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, ये भी सही है। Now the fourth point is they cannot be separated from the mixture by the process of filtration. तो भाई फिल्टरेशन इज़ अ फिजिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग द कंटेंट्स ऑफ एनी मिक्सचर। तो सस्पेंशन के क्योंकि पार्टिकल्स बड़े होते हैं तो हम उन्हें ईजीली सेपरेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने कहा दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो आई एम श्योर दिस इज द रॉन्ग आंसर, द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर एंड द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट सस्पेंशन। आंसर देख लेते हैं, एब्सोल्युटली राइट। द सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि मैंने बताया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ये दो आते हैं, इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व। ये डिजॉल्व नहीं होते बट दे रिमेन सस्पेंडेड। सस्पेंडेड रहते हैं तभी इसका नाम सस्पेंशन भी है। प्रॉपर्टीज़ ये हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लें इसको। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इट कैन बी सीन बाय नेकेड आई। इसके पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं ऐसे बिना माइक्रोस्कोप के भी। इट्स पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, यानी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं ये। इट्स हाईली अनस्टेबल, क्योंकि ये पार्टिकल जो होते हैं सिंस दे स्टे सस्पेंडेड, दे रिमेन सस्पेंडेड इन द मिक्सचर, दे डू नॉट डिजॉल्व कम्प्लीटली। तो वो अगर आप उन्हें अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे दे विल सेटल डाउन। दैट इज़ वाई दे आर इट इज़ कॉल्ड अनस्टेबल मिक्सचर। दूसरी चीज़, व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट। अब जब पार्टिकल्स ही नहीं है, सारे पार्टिकल्स बैठ गए नीचे, सब चीज़ सारे पार्टिकल जो होते हैं उसके वो नीचे बैठ गए, ऊपर आपका सिर्फ वो रह गया है सॉल्वेंट। तो अब ये टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा, क्योंकि टिंडल इफेक्ट को चाहिए पार्टिकल्स जो जिन पे ये लाइट स्ट्राइक करे और वो स्कैटर करे और पाथ ऑफ लाइट हमें विजिबल हो। ठीक है, तो जब ये पार्टिकल सेटल डाउन कर लेते हैं तब हमारे पास सस्पेंशन में पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इसकी प्रॉपर्टी, दे कैन बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड, सिंपली बाय फिल्टरेशन इज वेल। ठीक, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज फेस क्रीम इज अ जेल टाइप कोलाइड, फोम टाइप कोलाइड, या एरोसोल टाइप, या इमल्जन टाइप। तो भाई फेस क्रीम सब यूज करते हैं अपने घर में। क्या लग रहा है इनमें से जेल होता है वो या फोम होता है? एरोसोल होता है,
या इमल्जन होता है? मेरे हिसाब से इमल्जन है, आप लोग के हिसाब से जो भी हो उसको सिलेक्ट करिएगा। अब देखते हैं इसका आंसर। यस, इट्स राइट, इट्स एन इमल्जन टाइप कोलाइड। इसमें जो डिस्पर्स फेस होता है और डिस्पर्सिंग मीडियम, मैंने दो चीज़ बताई थी, एक डिस्पर्स फेस होता है और एक होता है डिस्पर्सिंग मीडियम। दे बोथ आर लिक्विड एंड सम ऑफ द अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कोलाइड ऑफ दिस टाइप इमल्जन टाइप इज मिल। बाकी हमारे पास ये टेबल है जिसमें हम और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कोलाइड्स की। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, हमारा थर्ड क्वेश्चन है नॉर्मेलिटी। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 MH3PO4 व्हेन इट अंडरगोज दिस रिएक्शन? ये रिएक्शन दे रखा है, मोलारिटी दे रखी है आपको 0.3, और ये रिएक्शन जो है इसमें हमें पता चला है कि H3PO4 ब्रेक हो रहा है, और जब वो डिसोसिएट हुआ यानी टूटा है तो उसने क्या बनाया, HPO3, यानी इसने दो हाइड्रोजन आयंस, इसने H+ आयंस दो निकाल दिए और यहाँ पर सिर्फ एक बचा है। दो H+ आयंस निकले इसके, सॉरी 2 H+ आयंस। तो यानी हमें यहाँ पर निकालनी है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का एक फॉर्मूला मैंने लेक्चर में कहा था कि बताऊंगी आगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें करना था, इसलिए मैंने पहले नहीं बताया। अभी ये क्वेश्चन जब हमारे पास सारा डेटा है तब हमें समझ में आएगा कि इसका ये जो फॉर्मूला है ये कैसे यूज़ करना है। नॉर्मेलिटी जो है उसका एक फॉर्मूला ये भी होता है कि n फैक्टर, इसे कहते हैं n फैक्टर इंटू मोलारिटी। ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है अगर आपको मोलारिटी दी हुई है। अदरवाइज नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, हमें इस फॉर्मूले से नॉर्मेलिटी निकालनी है। अब बात करते हैं n फैक्टर क्या होता है। तो n फैक्टर इज योर, जैसे अगर मेरे पास ये वाला एसिड है तो इस एसिड में से कितने हाइड्रोजन आयंस डिसोसिएट हुए वो आपका n फैक्टर बताएगा। तो n फैक्टर की वैल्यू इज सिमिलर टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस डिसोसिएटेड बाय एनी एसिड। ठीक, एक मोल एसिड लिया, उसने कितने हाइड्रोजन आयन दिए वो उसका n फैक्टर है। अगर H2SO4 की बात करें तो उसका n फैक्टर 2 है, HCl की बात करें तो उसका n फैक्टर 1 है, और यहाँ H3PO4 की बात करें तो इसका n फैक्टर 2 है। 2 कैसे? क्योंकि हमने जब ये रिएक्शन जो दे रखा है इसमें हमने देखा इन्होंने 2 हाइड्रोजन आयंस डिसोसिएट करें, राइट। तो इसलिए जितने हाइड्रोजन आयंस डिसोसिएट करे जाएंगे वो इक्वल होगा उसका n फैक्टर के। तो n फैक्टर फॉर एसिड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ H+ आयंस रिप्लेस्ड बाय 1 मोल ऑफ एसिड इन द रिएक्शन। एक मोल ऑफ एसिड जब जितने हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करेगा उसको हम उसका n फैक्टर कहेंगे, राइट। इस केस में n फैक्टर 2 है तो हमारा नॉर्मेलिटी जो हो जाएगी n इंटू 0.3, ये वैल्यू पहले से दे रखी है मोलारिटी की, n की वैल्यू हमने निकाल ली 2 होती है, तो 0.3 इंटू 2 आ गया 0.6 n। ऑलराइट, तो हमारा आंसर है C। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है अ सोल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, यानी आपका ये है सॉल्यूट इन 520 ग्राम ऑफ वाटर, ये है आपका सॉल्वेंट। द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन इज। मास बाय मास परसेंट कैसे निकालते हैं? मास बाय मास परसेंट निकालने का फॉर्मूला आता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सिंपली परसेंटेज निकालनी है किसी भी चीज़ की तो उसे 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारे पास? 20 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन 520। मास ऑफ सॉल्यूशन हमेशा जो होगा वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वेट होगा। क्या है यहाँ पर 20 प्लस 520 विच इज इक्वल्स टू 540 ग्राम। तो यहाँ पर आपके 540 ग्राम हो जाएगा इंटू 100। अब इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करके फर्दर हम आंसर निकाल सकते हैं।
तो आप लोग जल्दी जल्दी कैलकुलेट करिए, हम बताते हैं इसका आंसर है डी। ओके, ये हमने करा सिंपल 20/540 इंटू 100, तो आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 5 है अ सोल्यूशन रिएक्ट्स विथ क्रश्ड एग्स। क्रश्ड, ये सोल्यूशन क्या है ये नहीं पता। सोल्यूशन रिएक्ट्स विथ क्रश्ड एग। क्रश्ड एग शेल जो बने होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं टू गिव अ गैस, ये गैस भी अननोन है, दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये गैस कौन सी होती है जो लाइम वाटर को मिल्की में टर्न कर देती है? विच गैस इज दैट? इट इज CO2। तो हमारे पास ये थोड़े थोड़े हिंट्स हैं जिससे हमें पता करना है कि सोल्यूशन में जो सोल्यूशन जो था वो किस चीज़ का सोल्यूशन था। तो हम यहाँ अपने रिएक्शन लिखते हैं, जो चीज़ें हमें पता हैं वो लिखते हैं। रिजल्ट होगा इसका CO2, ये गैस हमें पता है, प्लस जो भी और हमारे पास प्रोडक्ट्स आए। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी गैस से रिएक्ट करेगा ये कैल्शियम कार्बोनेट जो वो यहाँ पर CaCO जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकले। तो अगर हम इसको NaCl तो सॉल्ट है, इससे नहीं होगा। ये अगर HCl से रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास आना चाहिए CaCl2 और CO2 बचेगा, और यहाँ पर H जो है वो बचेगा, वो क्या बन जाएगा? तो मेरे हिसाब से तो आंसर C होना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ये, राइट। क्योंकि एग शेल कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, तो जो गैस वो इवोल्यूशन के बाद जो गैस आती है वो है CO2। दिस इज इवॉल्व्ड एंड CO2 गैस कैन बी फॉर्म्ड ओनली बाय एक्शन ऑफ एन एसिड। ये भी हमें पता था कि हम अगर कैल्शियम कार्बोनेट को किसी एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तभी हमें उसकी कार्बन डाइऑक्साइड हमें इवॉल्व होगी। सो द सॉल्यूशन कंटेन्स HCl एंड ये हमेशा याद रखना है कि CO2 जो है वो गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की टर्न करती है, एंड CO2 कैन ओनली बी फॉर्म्ड अगर किसी हम एसिड से रिएक्ट करवाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट को, अदरवाइज नहीं होगी रिलीज। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।